नागपुर से लोकसभा सांसद, देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। गडकरी जी, स्वागत है आपका। हमारे 5 एडिटर्स यहां पर हैं, प्लीज बैठिए। थैंक यू। नितिन जी, फ्लाईओवर मैन, हाईवे किंग, गजब के गडकरी, राजनीति में आपको इतने सारे नाम दिए गए हैं। लोग पूछते हैं कहीं परिवार के लोग भी आपको इन्हीं नामों से तो नहीं बुलाते हैं? आप जितने नाम ले रहे हैं, मैं टीवी भी कम देखता हूं, अखबार भी कम ही पढ़ता हूं, और जितनी बातें आती है उसको सुनता भी कम हूं। घर में भी राजनीति पे चर्चा नहीं होती। मैं इतना ही जानता हूं कि देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो करना है। बस यही एक मन में भाव है और काम करते रहता हूं। कभी कभी लोगों का प्रेम है। मुझे प्रिया तेंदुलकर करके एक बड़ा एक्ट्रेस थी, वो मैंने जब ब्रिजेस बनाए थे मुंबई में तो उसने मुझे ब्रिज भूषण करके नाम दिया। फिर बाला साहब ठाकरे ने मुझे गडकरी के बजाय रोडकरी नाम दिया। तो ये मेरे साथ रोड महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर मुंबई के वर्ली। आपका फेवरेट नाम कौन सा है? मेरा नितिन ही है। नहीं, मैं जो हूँ ज़मीन पर हूँ। कभी तारीफ भी होती है, खुशी होती है, पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी को अक्सर याद रखता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। 2 बातें मेरे लाइफ में उनकी बहुत अच्छी है। एक, उन्होंने पर्सनली कहा था कि तुम्हारे यहाँ कितने भी भीड़ हो, तुम घर में आए हुए व्यक्ति को मिले बिना कभी जाओ मत। 1 मिनट हो, आधा मिनट हो, उससे बात करो। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, हे भगवान, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं अपनों को गले लगा न सकूं। क्या बात। तो मुझे लगता है कि कॉमन मैन जैसा, वही फुटपाथ का फूड खाना, वही हाफ चाय पीना, वही लोगों में जाना, वही मुझे खुशी होती है। और मैं पब्लिक में ही रहना चाहता हूँ, वही मेरी आइडेंटिटी रहेगी और मुझे वही खुशी है। वाजपेयी जी की बात में आपने एक एडिशन और कर दिया, आप मिलते भी हैं और घर में कुछ खिलाते भी हैं उनको, जो भी आपसे मिलने आते हैं। कल मेरा मिलने का दिन था। अभी वो YouTube वाले मेरे पीछे ही पड़ते हैं, तो वो डाला हुआ है उन्होंने। कल मुझे 3000 लोग मिले। तो पहले मैं बोलता था हाफ चाय सबको पिलाओ, तो 140 लीटर दूध लाया, तो वो भी ख़त्म हो गया। पर मैं 11 बजे से लेकर 3:30-4 तक खाना खाने रहता है, लेट होता हूँ। और मैं आए हुए हर आपके को, दिव्यांग आते हैं, महिला आती है, सब धर्म के लोग आते हैं, सब पार्टी के लोग आते हैं। मैं सबकी बात सुनता हूँ। जो होने लायक होगा उनको बताता हूँ कि इसमें मदद करूँगा। एक आधा काम नहीं होने लायक होता है तो उनको बताता हूँ ये संभव नहीं है। तो ये मेरे लिए पब्लिक लाइफ में मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये जो राजनीति आप देख रहे हैं, ये सत्ता कारण है। राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। राजनीति का अर्थ है लोक नीति, बृहत्तर राजनीति या धर्म नीति। और पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये मेरा कन्विक्शन है और इसलिए मैं 80% काम किसानों में और सेवा करने में और लोगों के ऑपरेशंस करने में ही खर्चा करता हूँ। आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे 6 डिलीट मिली है और 7वीं और अनाउंस हुई है। तो 6 डिलीट जो मिली है उसमें से 4 मुझे एग्रीकल्चर साइंस में मिली है और 2 जो है वो SBM यूनिवर्सिटी और गलगोटिया की मिली है। पर आपको आश्चर्य लगेगा, मैं इतना होशियार नहीं हूँ। मैं 75 साल में HSC में था और जब मैं HSC में था तो मुझे उस साल इमरजेंसी आई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया मैंने। तो मेरा अध्ययन नहीं हुआ ठीक से, तो जब एग्ज़ाम हुई तो मुझे 52% मार्क मिले एग्रीगेट, और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। और आज 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट ने किए हैं। लोग मुझे इंजीनियर है ऐसा समझते, बहुत विद्वान समझते हैं, पर आई वॉज डिस्क्वालीफाइड। मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ था क्योंकि मुझे साइंस ग्रुप में 50% मार्क नहीं मिले थे और इसी कारण में इंजीनियरिंग में 42 मिले तब ये हाल है, अगर ज्यादा मिले होते तो क्या होता। लेकिन मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूँ,
ये मुझे एक बात बताइए, अभी हम आपके डिपार्टमेंट पर आएंगे और हम आएंगे थोड़े से पॉलिटिकल सवाल भी आपसे करेंगे, लेकिन आपने एक सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की। हमने देश में देखा एक बहुत मेगा आयोजन जिसने जियो पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर काफी आगे बढ़ाया देश को। मैं बात कर रहा हूं G20 की। G20 से क्या मैसेज गया है और किसको मैसेज गया है, डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली? देखिए, भारत अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। भारत को हम लोग वर्ल्ड में अब इकोनॉमिक प्रोग्रेस में तीसरे नंबर पर ले जाना प्रधानमंत्री का मिशन है। और G20 का ये कार्यक्रम पिछले 75 साल के इतिहास में हमारी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहली बार वर्ल्ड के लोग भारत का लोहा मान रहे हैं, भारत को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, भारत को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और भारत की टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और जैसे ये बायोफ्यूल की अलायंस हुई, इन सब बातों को लेकर जो प्रगति और विकास की ओर भारत जा रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में इसका बहुत बड़ा रिकॉग्निशन भारत को वर्ल्ड में मिला है। और जिस सफलता के साथ इसका आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के, विश्व के बड़े बड़े लोग आए और आए हुए हर व्यक्ति ने हिंदुस्तान के विकास की तारीफ की, मोदी जी की तारीफ की, ये हमारे देश के इतिहास की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आने वाला भविष्य निश्चित रूप से G20 के रूप में हमारी सफलता को आने वाले 50-100 साल तक याद रखेगा। इतनी अच्छी अचीवमेंट इसमें हुई है। G20 की बात कर रहे हैं। शशि थरूर ने कल एक उनका इंटरव्यू आया, एक बाइट आया, जिसमें उन्होंने जमकर तारीफ की अमिताभ कांत जी की, जमकर तारीफ की एस जयशंकर जी की, मोदी जी पर कुछ नहीं बोले। अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या विपक्ष जानबूझकर प्राइम मिनिस्टर को उसका क्रेडिट नहीं देना चाह रहा है, या फिर इसका क्रेडिट जाता किसको है? देखिए, ये बात सच है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो G20 के प्रेसिडेंट भी बने हैं और उनकी अध्यक्षता में ये G20 की कॉन्फ्रेंस हुई है। पिछले साल भर से वर्ल्ड में जो विषय, क्लाइमेट चेंज है, कल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, 60 हमारे शहरों में G20 की कॉन्फ्रेंसेस हुई। उसके बाद में इसका सफल आयोजन हुआ, इसकी चर्चाएं हुई, इसके प्रस्ताव हुए। मैं ये मानता हूँ कि एक टीम के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में सब लोगों ने अच्छा काम किया। हमारे विदेश मंत्री अमिताभ कांत जी हो गए, बाकी भी जितने लोग हैं वो सब लोग निश्चित रूप से अभिनंदन के लिए पात्र है। पर मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये सब काम किया है, तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में उनको इसकी सफलता है, ये तो कोई नकार नहीं सकता। अब राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पावर पॉलिटिक्स में जो राजनीति होती है वो यहाँ के देश के इशू पर करना ठीक है और करना भी चाहिए, अपोजिशन पार्टी में उनका अधिकार भी है। पर कुछ विषय राजनीति के ऊपर उठकर देश के हित में होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, उनमें यहाँ की राजनीति को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और एक प्रकार से शशि थरूर जी ने अगर जयशंकर जी की और अमिताभ कांत जी की तारीफ की, अब वो मोदी जी का नाम लेने में शायद उनको संकोच हुआ होगा, उनकी पार्टी की कोई मर्यादा होगी। पर इसका मतलब ये है कि ये पूरे सक्सेस स्टोरी बनी हुई है, उसको उनने रिकॉग्नाइज किया, इसका मतलब उनने मोदी जी को रिकॉग्नाइज किया, ऐसा ही उसका अर्थ निकलता है। आप हमेशा ऑल्टरनेट फ्यूल्स की बात करते हैं, आप हमेशा बात करते हैं जो पेट्रोल, डीजल या ये सारे सोर्सेज, इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम की जाए। हमने एक बहुत अच्छी चीज देखी G20 में, बायोफ्यूल अलायंस की बात की। क्या आप बताना चाहेंगे कि ये कितना बेनिफिशियल होगा और कितना इसका इंपैक्ट कितने सालों में आएगा? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में हमारी सोसाइटी 3 पिलर पर खड़ी है। पहला पिलर है इथिक्स, जो हमारी वैल्यूज़ है, हमारी संस्कृति है, हमारी इतिहास है, हमारी विरासत है, हमारा एजुकेशन है। दूसरा पिलर है हमारी इकोनॉमी, बिकॉज नो फिलोसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, तो हमारा आर्थिक विकास। और तीसरा पिलर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये, दिल्ली वालों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम दिल्ली के लोगों में इसी प्रकार का प्रदूषण चलता रहेगा तो हमारा लाइफ 10 साल कम होगा। ये जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अब प्रधानमंत्री जी ने पेरिस में ये डिक्लेयर किया है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। और इसलिए आज हमारे देश में कभी कभी मुझे लगता मैं इतने रोड बना रहा हूँ
तो स्वाभाविक रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो 10% की ग्रोथ थी वो 25% हो गई, 22% हो गई। और इतनी गाड़ियां हो रही है कि जो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, जो मेरा विभाग उससे संबंधित है, वो 12.5 लाख करोड़ की हुई। मैं जब मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे। अभी 2 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर पहुंचे। यानी पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर अब भारत है और चौथे नंबर पर जापान है। हमने जापान को भी पीछे डाला। ये जैसे अच्छी बात है, रोड बन रहे, हर आदमी गाड़ी खरीद रहा है, पुरानी गाड़ी लेके अपने फैमिली को लेके टूरिज्म पे जा रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर जा रहा है, ये अच्छी बात है। पर दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन से पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। हमारा फॉसिल फ्यूल का पेट्रोल डीजल और गैस का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है, 16 लाख करोड़। और ये 16 लाख करोड़ अगर इसी प्रकार से हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ये और बढ़ेगा। और इसलिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे काम करना होगा, और ये किए बिना हमारे देश का प्रदूषण कम नहीं होगा। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब गाड़ियों के जो हॉर्न होते हैं उसमें जो आवाज़ आता है बड़ा कान के लिए तकलीफ देता है, साउंड पोल्यूशन करता है, उसके बजाय इंडियन इंस्ट्रूमेंट, तबला, पेटी, माउथ ऑर्गन, इसके आवाज़ आएंगे। जब आप स्कूटर और गाड़ी बजाएंगे हॉर्न तो उसका अच्छे आवाज़ आएगा। जैसे वाटर पोल्यूशन में मैं जब मंत्री था गंगा का वाटर रिसोर्स, तो मैंने दिल्ली में 6000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को यमुना को शुद्ध करने के लिए दिए थे। और एयर पोल्यूशन में 40% कंट्रीब्यूशन रोड सेक्टर का है। अभी हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं दिल्ली से जयपुर, ये UR2 से जयपुर तक, ताकि हमारी बस और ट्रक रेलवे जैसी केबल पर चलेगी। अब इसमें ये इथेनॉल आया है। अब आपने एक जिक्र कर दिया है तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आपके मंत्रालय की ही उसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछ रहा हूं जो अभी आपने एक जिक्र किया। आपके मंत्रालय की अगर बात की जाए तो लोगों की भी इसमें बड़ी दिलचस्पी है। पानी में जहाज उतारना, हवा में बस उड़ाना, हाइड्रोजन से गाड़ी चलाना, नदी में क्रूज चलाना। लोग ये कहते हैं कि आप ऐसे आइडिया कहां से लाते हैं, तो हॉलीवुड फिल्मों में भी नहीं होते। देखिए, मैं कोई झूठ बातें नहीं करता, ना सपने दिखाता हूं। मैं जो कहता हूं हर बात प्रूव कर सकता हूं, बता सकता हूं, नम्रतापूर्वक आपको बताऊंगा। मैंने जब MPBS सी प्लेन की बात लाई तब मैंने 2 बातें की थी कि हमारे हाईवे ऐसे बनेंगे कि जिसके ऊपर हमारे डिफेंस के हवाई जहाज, एयरफोर्स के हवाई जहाज उतरेंगे। अभी हमने 26 एयर स्ट्रिप ऐसी बनाई है, और मैं राजनाथ सिंह जी को लेकर गया था और उस समय हमारे रावत साहब भी थे, और हम डायरेक्ट हमारा हवाई जहाज रोड पर उतरा। तो ऐसी 26 एयर स्ट्रिप हमने बनाई है, और 16 परमिशन एयरफोर्स के पास है और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीमावर्ती भाग में अगर लड़ाई होगी तो ये इमरजेंसी के रूप में काम में आएगी। दूसरी बात, मैंने MPBS सी प्लेन लाया, तो ये लाने के बाद जब मैं शिपिंग मंत्री था तो इसका कानून नहीं बन रहा था, तो एविएशन मिनिस्ट्री बहुत लेट लगा रही थी। तो मैंने उनको कहा आप जल्दी इसका नियम बनाओ, नहीं तो मैं इसका एक्ट बनाऊंगा। आप जिसको MPBS सी प्लेन बोलते हैं, मैं उसको फ्लाइंग बोट कहता हूँ। क्या बात है। तो मैं फ्लाइंग बोट का कानून बनाऊंगा। तो वो प्लेन आया, वो प्लेन लेकर मुंबई के समुद्र में मैं उड़ा, ऊपर में नीचे उतरा, पूरा मुंबई के ऊपर राउंड मारा। और फिर ये जब प्लेन सक्सेस हुआ तो मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा मुझे इसमें उड़ना है। तो मैंने कहा मैं व्यवस्था करता हूँ। तो उतने में उस समय हमारे नुपेंद्र मिश्रा जी का मुझे फ़ोन आया, बोले नितिन जी आपने ये क्या किया? बोला क्यों? बोले ये सिंगल इंजन का है और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जो होती है वो अलाउ नहीं करती इसको, तो आप प्रधानमंत्री को समझाइए। वो बोल रहे कि मैं इसी प्लेन में जाऊंगा सरदार सरोवर में, यहाँ से अहमदाबाद से उड़कर, तो साबरमती के वहाँ से उड़कर वो जो रिवर फ्रंट है वहाँ से। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया कि ये सिंगल इंजन है पर इसमें धोखा नहीं है, पर आपका मैनुअल कहता है कि डबल इंजन के बिना आप बैठ नहीं सकते। तो सबका कहना है कि मैं आपको ये बात बताऊं। तो उनने मुझे पूछा नितिन जी आप नियमों पे कब से बात करने लगे? क्योंकि उनको मेरा स्वभाव मालूम था। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि निर्णय आप करिए, ये सिक्योर्ड है, पानी पे उतरता है
और अगर आप जाना चाहते तो जाना चाहिए, पर ये आपका जो नियम है वो केवल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है। बिरयानी बिरयानी बिरयानी। इंजन में सिंगल इंजन पे वहाँ उतरे। और अभी हमारे देश में नई पॉलिसी तैयार हुई है। हमारे डैम, हमारे रिवर, ये रिवर पोर्ट बनेंगे। हमको अगर गुवाहाटी जाना है तो हम ब्रह्मपुत्रा में उतरेंगे, हमको वाराणसी जाना है तो गंगा में उतरेंगे, हमें उदयपुर जाना है तो झील में उतरेंगे। और अब रिवर पोर्ट तैयार होंगे, रात को लाइट लगेगी। ट्रांसपोर्ट से अब वाटर ट्रांसपोर्ट होने वाला है। सर अभी ये टूरिज्म बढ़ाएगा, रोजगार नए निर्माण करेगा। ये एमपीबीएस सी प्लेन है जो एयर स्ट्रिप पे उतरेगा, पानी पे, वहां से ऊपर जाएगा, पानी पे उतरेगा, पानी से ऊपर आएगा, एयर स्ट्रिप पे उतरेगा, पानी से पानी पर या पानी से एयर स्ट्रिप पर, एयर स्ट्रिप से पानी पर, पानी से एयर स्ट्रिप पर। अब वो दिन दूर लोग नहीं है। आपको सपनों का सौदागर कहते हैं आप जब ऐसी बातें करते हैं। देखो एक बात याद रखो, सपने दिखाना अच्छा होता है और जनता दिखाए हुए सपने पे बहुत खुश होती है, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होती तो जनता तुम्हारी धुलाई भी करती है, ये बात पक्की है। तो मैं जो आपको बताऊंगा, अभी ये पूरा हुआ है, अभी जल्दी एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा, वो 100 एमपीबीएस सी प्लेन खरीद रहे हैं और भारत सरकार ने इसमें पॉलिसी भी बनाई है और मेरा सपना है कि ये पूरा हो रहा है। यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं ये बहुत जल्दी उन प्लेन्स में सफर कर सकते हैं। अब वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, पर सब बातें क्लियर हुई है, नीतियां भी तय हुई है और जल्दी ये शुरू हो, ऐसी मेरी भी अपेक्षा है और कोशिश है। दूसरी जो आपने हवा में उड़ने वाली बात कही, तो मैं अभी रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे 260 प्रपोजल कर रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने इसका काम मुझे दिया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ वहाँ भी बना रहा हूँ, अनेक राज्यों में बना रहा हूँ। तो बंगलोर में विशेष रूप से बहुत ट्रैफिक जाम होता है, तो वहाँ एक अध्ययन कर रहे हैं कि डबल डेकर बस ये हवा में उड़ के जाएगी। तो ये एक केबल कार ही है, डबल डेकर बस है और इसका मेरे पास चित्र भी है। ये वर्ल्ड में 2 कंपनियां हैं, डॉफलमेयर और प्यूमा। तो ये मैं अभी ऑस्ट्रिया में इसके कॉन्फ्रेंस में भी गया था। नई नई टेक्नोलॉजी हमने लाई है और जल्दी ही इस प्रकार की बसेस आएगी। बात बताइए पर आपको और एक अच्छी बात, उसमें हवाई चप्पल वाला चल पाएगा या किराया बहुत ऊपर होगा? सस्ता होगा। अच्छा ठीक, ये तो बहुत। देखो आप पहाड़ पर चढ़ोगे, जैसे पहाड़ पर चढ़ोगे तो चढ़ते जाते 3 घंटे लगेंगे। आप वो जो फेनिकुलर रेलवे वो लगकर पहाड़ पे जाएगी तो आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो दूसरी बात ये काफ़ी समय से मैं और एक अच्छी बात आपको बता रहा हूँ कि मैं एक कंपनी के साथ काम भी कर रहा हूँ, एक नागपुर में रिंग रोड पर, और दिल्ली में ये जो पानीपत के बाद जो पेरिफेरल रोड है वहाँ से हमने एक UR2 रिंग रोड बनाया दिल्ली का। वहाँ से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। अब हमारे रोड से आप केवल 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचेंगे। T3 में एक अंडरग्राउंड टनल भी है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली जयपुर तक चले जाओगे, मुंबई तक। क्या बात है। तो हमने वो जयपुर से दिल्ली ये हम ये बना रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बस होगी, हवाई जहाज जैसी सेवाएं होगी, चाय कॉफ़ी नाश्ता भी मिलेगा, बिजनेस क्लास की सीट होगी और किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अब आप जो कार इस्तेमाल करते हैं वो तो हमने आपके साथ एक इंटरव्यू में खुद ही अनुभव किया है, वो हाइड्रोजन से चलती है। हाल ही में आपने एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें यह कार कब तक मिलेगी? देखिए पहली बात तो यह समझ लीजिए कि बायो इथेनॉल किसान तैयार करता है, यानी शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बी मोलाइसेस, सी मोलाइसेस, बाम्बू, कॉर्न, फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, सबसे अब इथेनॉल बनता है। सिंपल भाषा में अगर बताना है तो जिससे शराब बनती है उससे उसी से इथेनॉल भी बनता है। इथेनॉल अल्कोहल है, शायद उसी से सैनिटाइजर भी बन रहा था। हाँ, तो आपने इनिशिएटिव लिया था, बहुत सैनिटाइजर बना था। तो अब ये इथेनॉल जो है इसका रेट है 60 रुपए और पेट्रोल का रेट है 120 रुपए। मैंने जो इनोवा गाड़ी टोयोटो की लॉन्च की उसमें 60% लीटर का इथेनॉल उसमें जाएगा और वो गाड़ी 60% बिजली पे तैयार होगी, चालू होगी
और 40% इलेक्ट्रिसिटी, 40% इथेनॉल पे और 60% बिजली पर। तो पेट्रोल का एवरेज रेट के हिसाब से 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव का इस भाव से एवरेज मिलेगा। तो मुझे बताइए। लेकिन इसके लिए तो नई गाड़ी लानी पड़ेगी ना फिर। वो आ रही है अभी। टोयोटो आने वाले 6 महीने में अपनी पूरी गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन में लॉन्च कर रही है। अच्छा। बजाज, टीवीएस और अपने हीरो, तीनों ने 2 व्हीलर फ्लेक्स इंजन पे लाए हैं। फिर ऑटो रिक्शा आई है और धीरे धीरे इथेनॉल के पंप। अभी कॉस्ट कितनी होगी गडकरी जी, और ये कहाँ कहाँ मिलेगा इथेनॉल? अभी नॉर्मल फ्यूल स्टेशन पे ही मिलता है? अभी मेरी बात हुई है पेट्रोलियम मंत्री जी से, इंडियन ऑयल के चेयरमैन से हुई है। अभी वो इथेनॉल के पंप पूना में 3 है। अब वो धीरे धीरे इथेनॉल के पंप खोल रहे हैं। इथेनॉल के पंप पे आप गाड़ी में इथेनॉल भरोगे 60 रुपये लीटर का। प्रदूषण नहीं के बराबर है। ये ग्रीन फ्यूल है, ये किसानों का फ्यूल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। तो अब वो दिन दूर नहीं है, 6 महीने में गाड़ियाँ मार्केट में आएगी। स्कूटर और मोटरसाइकिल्स आएगी, 2 व्हीलर्स आएंगी, ऑटो रिक्शा आएगी। और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा, क्या बात बिटुमिन दाता बनेगा। और इतना ही नहीं, तो ब्राजील में अभी जो अलायंस हुई है अपनी, तो ब्राजील में उनके एयरफोर्स के फ्लाइट 22% इथेनॉल एविएशन फ्यूल में डालकर चलते हैं। हमने 2 फ्लाइट, एक स्पाइस जेट की फ्लाइट देहरादून से दिल्ली 50% बायो एविएशन फ्यूल डालकर लाई, और एक विस्तारा की फ्लाइट भी अभी आई है, वो भी उसमें एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल। हाँ, 22% इथेनॉल एविएशन फ्यूल में जाता है। एयर टर्बाइन फ्यूल के साथ इथेनॉल? हाँ, यस। ये ब्राजील में ऑलरेडी एयरफोर्स में चल रहा है। क्या भारत में क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ एयर टर्बाइन फ्यूल की, ये क्या एथेनॉल के साथ आप देखने वाले हैं फ्यूचर? 2 साल पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ये इथेनॉल अपने एविएशन फ्यूल, बायो एविएशन फ्यूल पे चले थे। और जल्दी ही हमारा एविएशन फ्यूल में अभी इंटरनेशनल ये तय हो रहा है। अभी पेट्रोलियम मंत्री का स्टेटमेंट भी आया है कि हम लोग 8% बायो एविएशन फ्यूल हम ये फ्यूल में डालेंगे, और आने वाले समय में हमारा किसान ये बायो एविएशन फ्यूल तैयार करेगा। और इसलिए वो अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से बिटुमिन दाता, बिटुमिन दाते से अब एविएशन फ्यूल का दाता बनेगा। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और हमारे गांव सुखी समृद्ध संपन्न बनेंगे। लेकिन ये जो बैठे हैं ये पूछ रहे हैं कि हवाई जहाज का इससे किराया कम होगा कि नहीं होगा? हवाई जहाज का किराया कम होगा कि नहीं होगा ये तो मैं आश्वस्त नहीं कर सकता, पर हवाई जहाज की कंपनियां बंद नहीं होगी। ये बहुत बड़ा सा बहुत बड़ा। अंशुमन जी सर हमारे हैं, इसी से एक सवाल पूछा जा रहा है। एथेनॉल पे मेरा सवाल है, 2003 में इंडिया में एथेनॉल की पॉलिसी लॉन्च हुई थी। लक्ष्य था कि भारत की पेट्रोल पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम की जाएगी। 2003 में हम इंपोर्ट डिपेंडेंस थे करीब 60%, इस समय हम 89% अपना फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा लक्ष्य था कि इंडिया में ऑटोमोबाइल पोल्यूशन कम होगा। सारे इंडिसेस बता रहे हैं कि ऑटोमोबाइल पोल्यूशन तब से लगातार बढ़ता चला गया। और तीसरी चीज ये थी कि इंडिया के फार्मर्स की इनकम एग्रीकल्चर में खासतौर से शुगर केन में ग्रो होगी। दूसरा पहलू यह है कि जिस प्रोडक्ट से एथेनॉल बनाया जाता है गन्ने से, वो इन्वायरमेंटली ज्यादा डैमेजिंग है क्योंकि ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। ओवरऑल अगर आप नेट देखें इंडिया की एथेनॉल पॉलिसी का टेंजिबल गेन क्या है भारत को पिछले सालों में 2003 से अभी तक, इंपोर्ट कम करने के तौर पर, पॉल्यूशन कम करने के तौर पर, या कोई डेटा हमारे पास ऐसा जो बता सके कि एग्जैक्टली किसानों की इनकम एथेनॉल से बढ़ी है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आपने बहुत से सवाल पूछे हैं, मैं एक एक बात को क्लियर कर दूं। पहली बात, ये पानी वाली बात और फूड वर्सेस फ्यूल वाली बात कुछ लोग करती है, पूरी गलत है। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। इतने बाढ़ आ रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारे पास पानी के नियोजन की कमी है। मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूं। मैं महाराष्ट्र से आया हूं, विदर्भ से, जहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं इस पे काम करता हूं, मेरी 4 डिलीट इसी पे हुई। और इसलिए इस देश में पानी का नियोजन करने की आवश्यकता है अभी भी। मैं आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम डैम मेरे समय बना है 60,000 करोड़ का। अब उसमें से 1300 टीएमसी पानी गोदावरी का समुद्र में जा रहा है। मैं जब मंत्री था, करीब 27 झगड़े ऐसे थे राज्यों में जो 1968 से चल रहे थे।
मैंने 17 झगड़े निपटाए, दरवाजा बंद करता था सब मुख्यमंत्री बैठने के बाद और बोलता जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा मैं नहीं जाने दूंगा। हमारे भारत पाकिस्तान होने के बाद 3 नदियां हमको मिली, 3 पाकिस्तान को मिली। हमारे 3 नदियों में अधिकार का पानी पाकिस्तान को जा रहा है। अभी मैं राजस्थान में परसों गया था, इंदिरा कैनाल का हमने कंक्रीटीकरण किया तो राजस्थान के 8 जिले को पानी मिला। और बहुत सी ऐसी योजना है, 17 योजनाएं जो उत्तराखंड, हिमाचल सब झगड़े खत्म हो गए। पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। और अभी भी अगर हम लोग पानी को, मेरे घर में 60 एकड़ खेती है, 3 कुएं हैं, 1.5 घंटा पंप चलता था, पानी की दिक्कत थी। हमारे यहाँ आपके उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है। हमने हमारे यहाँ एक नदी का खोलीकरण किया, पानी का कंजर्वेशन हुआ। अब मेरे यहाँ 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप है, सुबह 8 बजे से चलकर शाम को 6 बजे तक चलते हैं और पानी पर्याप्त है। 60 एकड़ का इरिगेशन हुआ। मैंने पंजाबराव कृषि विद्या अकोला में 39 तालाब बना के दिए, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में तालाब बना दिए, अजिंठा और बुल्डाना के बीच में पूरे नदी नालों का खोलीकरण किया। तो पहली बात पानी की कमी नहीं। दूसरी बात फूड और फ्यूल, ये भी कुछ लोग इसका चर्चा करते हैं कि भाई आप चावल से इथेनॉल बनाओगे तो खाने को क्या होगा। हम सरप्लस है, हमारा गेहूं, चावल और गन्ना और हमारा मक्का, इसकी प्राइस एमएसपी से कम है, कमर्शियल प्राइस। और 2 साल से तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। सरप्लस होने के बाद राइस का एक्सपोर्ट भी बैन है, शुगर का एक्सपोर्ट भी बैन है लगातार। आज इसके बाद में भी आज मार्केट में स्थिति 2 साल से ये है कि हमारी चावल, गेहूं और मक्का, इसकी एमएसपी आज ज़्यादा है, एमएसपी यानी मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस, और मार्केट की प्राइस कम है। इसका मतलब हम सरप्लस है। और दूसरी हम 1.5 लाख करोड़ का खाद्य तेल आयात कर रहे हैं। और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, जो बात मैं कहता हूं कि किसान इथेनॉल बनाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा और परली और बायोमास से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनाएगा और इस देश को समृद्ध संपन्न करेगा, बिटुमिन बनाएगा। और ये बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए आज देश में आपको एक बात बताता हूं, जो उत्तर प्रदेश के वो समझ ले, अगर इथेनॉल नहीं आता तो ये जो चीनी मिले हैं इसमें से 70% बंद पड़ जाती और किसान को गन्ने के भाव तक भी नहीं मिलते। आज किसान को गन्ने के भाव मिले, पैसा मिला, इसका कारण यही है कि आज इथेनॉल है। भारत सरकार का 40,000 करोड़ का फायदा हुआ है इथेनॉल तैयार होने से जी, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के रेट थे उसके तुलना में फायदा हुआ है। फिर भी ये इकोनॉमी बहुत छोटी है। ये आप जो कह रही है बिल्कुल सही है कि एक तरफ हमारा फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ रहा, रोड अच्छे बन रहे, ऑटोमोबाइल का 20-22% ग्रोथ हो रहा है। दूसरी ओर हमारा इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का 89% चला गया है। और इसका कारण बायो फ्यूल का, अल्टरनेटिव फ्यूल, इलेक्ट्रिक का हमको जिस गति से बढ़ाना चाहिए वो और गति बढ़ाए बिना उपाय नहीं है। आप कह रहे हो वो सही है। और इसीलिए जो G20 में अलायंस हुई, इसके कारण अब देश में किसानों के, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, देश में 190 प्लांट, उसमें पंजाब, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। ये जो परली जलाते ना, ये परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के 125 प्लांट का काम शुरू है। 36 प्लांट पूरे हुए। देश का पहला मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे चलता है, 1 लाख रुपए की बचत होती है। तो अब धीरे धीरे जितना अल्टरनेटिव तैयार करना है, इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक, इथेनॉल तो इथेनॉल। अभी बंगलोर में मैंने बंगलोर स्टेट इलेक्ट्रिक, कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस 15% कोयले से जो मिथेनॉल बनता है उसको डालकर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग, कोयला हमारे पास भरपूर है, हम कोयले से मिथेनॉल बनाएंगे और उसके साथ डीएमई बनेगा। डीएमई यानी अमेरिका में एलपीजी में 40% डीएमई डालते हैं तो हमारा गैस का सिलेंडर 100 रुपए कम होगा और एलपीजी का इंपोर्ट कम होगा। और मिथेनॉल जो है वो हमारा आसाम पेट्रोलियम 600 टन मिथेनॉल पर डे तैयार करता है। आरसीएफ और दीपक फर्टिलाइजर पर डे ये भी मिथेनॉल काफी तैयार करते हैं। अभी मैं अशोक लेलैंड का ट्रक 100% मिथेनॉल का मैंने लॉन्च किया बेंगलोर में। डॉक्टर सारस्वत साहब लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ मिथेनॉल की इकोनॉमी बनाना, एक तरफ फ्लेक्स इंजन में इथेनॉल की इकोनॉमी बनाना, एक तरफ परली, कॉटन स्ट्रॉ, विथ स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग बायोमास जनरेट करें, बांबू का उपयोग करके इथेनॉल बनाए, बायो सीएनजी बनाए
और उससे ये बायोफ्यूल का काम होगा। फिर इलेक्ट्रिक की गाड़ी आ रही है, 5 साल में इलेक्ट्रिक बसेस दिखेगी आपको। एक इलेक्ट्रिक बस चलती है तो 39 रुपीज पर किलोमीटर खर्चा आता है नॉन एसी बस का, और एसी बस का खर्चा 41 रुपीज पर किलोमीटर आता है, और डीजल का बस का 115 रुपए पर किलोमीटर है। और मैं जो बस चलाऊंगा ट्रॉली बस, 2 या 3 बसें जोड़ के इलेक्ट्रिक पर, उसका तो खर्चा 30 रुपए पर किलोमीटर आएगा। गडकरी जी, बट सर वो राजगोपालन जी, सर पे आ रहा हूं, एक वो मिनट। इलेक्ट्रिक तो कोयले से ही आएगी, इलेक्ट्रिक तो कोयले से ही आएगी, क्योंकि ये 90% अच्छा हुआ इंडिया का- आप ये सवाल पूछ रहे, अच्छा हुआ। वो आएगी तो कोयले तो से। मेरी तो एक बात बार- सुन लो, जवाब सुनो। आप सुन लो। हमारे देश के पावर बास्केट में 39% ग्रीन पावर है, सोलर पावर है, और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनने वाले हैं। और इसलिए आपकी बात सही है, पर आप धीरे धीरे, अभी जैसे ये बिल्डिंग है, अभी ये इन्होंने अपने स्टाफ को डीजल पेट्रोल की कार दी, मैं इनको सुझाव दूंगा, कंसल्टेंसी दूंगा कि सब इलेक्ट्रिक कार ले लो, और ये पार्किंग में एक चार्जिंग स्टेशन लगा दो, ऊपर में सोलर लगा दो। सर ये अब मैं आपसे, क्योंकि आपने ये सवाल टॉस किया है, क्या सरकार ऐसा करने की कुछ नहीं सोच रही? अभी बीच में सरकार ने शायद 7-8 साल पहले अपनी पूरी कार की फ्लीट चेंज की है। सरकार क्या 100% इलेक्ट्रिक पे आने की सरकार भी अभी 15 साल की कार को सरकार स्क्रैप कर रही। मैंने स्क्रैपिंग जो पॉलिसी, सरकारी मंत्री हैं, जो सरकारी गाड़ियां हैं, जो सरकारी मंत्री हैं, जो ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उन सब की गाड़ियां। सर मैं आज इलेक्ट्रिक कार में आया। वैसे मैं Z+ में बुलेट प्रूफ कार में इलेक्ट्रिक कार में आया। मैं हाइड्रोजन कार, मेरे पास हाइड्रोजन कार है। मैं सब योगी जी आए, जो भी आते हैं उनको घुमाता हूं। लेकिन क्या सारी सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स के साथ नहीं होनी चाहिए? है नहीं, लेकिन कब ले रहे, देखो वही जो बात इन्होंने, साहब ये E20 क्या होता है? G20 के बराबर गडकरी 20 क्या चलाते हैं आप? ये बताता हूं पहले। E20 पहले जो क्या इन्होंने होता है? बात, I'm coming. मैं बताता हूं हाँ, आपका, इन्होंने जो बात बताई है ना, कि ये जो बातें हैं, इसका एक प्रकार से रोड अच्छे बन रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ रहा है, लोग पेट्रोल डीजल के खपत बढ़ रही, फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बढ़ रहा है। आज आपकी आवश्यकता ये है कि मैंने ये तय किया कि मैं पेट्रोल डीजल के कार में नहीं बैठूंगा, और जिस दिन ये जवान लड़के लड़कियां हमारी भाई बहनें तय करेंगे कि नहीं, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लूंगा, इलेक्ट्रिक कार लूंगा, इलेक्ट्रिक बस में घूमूंगा, और ये सरकार में भी होगा, तो धीरे धीरे ये तस्वीर बदल जाएगी। और इसलिए इन्होंने जो बात कही वो सही है कि इसकी गति आज जो है उससे 10 गुना बढ़ानी चाहिए, तब हमारा इंपोर्ट कम होगा और प्रदूषण कम होगा। जो बात आपने E20 का मतलब ऐसा है कि ब्राजील में 26 साल पहले पेट्रोल में 26% इथेनॉल डालते हैं, मिक्स करते हैं। अभी हमारे देश में हमने ये तय किया है कि जून तक हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालेंगे। अभी तक हमने 11.75 तक हम लोग सक्सेस हुए। कब तक पहुंच जाएगा? अब 6 महीने में पहुंचने की कोशिश करें, होगी। अच्छा एक चीज सर, एक मिनट, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एक सवाल पूछना है कि गडकरी जी ने भी जिक्र किया। गडकरी जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक बड़ी समस्या है कि जब तक सरकारें सब्सिडी देती तब तक वाहन बिकते हैं। अभी आपने 2 व्हीलर पे फेम स्कीम बंद की, और वैसे ही 2 व्हीलर्स की सेल्स एकदम गिर गई सब्सिडी से। पूरी दुनिया में 5-6 साल तक सरकारों ने सब्सिडी दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचने के लिए। आपको पता है यूरोप में ह्यूज सब्सिडी थी, चाइना में ह्यूज सब्सिडी थी। अब दुनिया भर की सरकारें इलेक्ट्रिक व्हीकल से सब्सिडी वापस ले रही, और जैसे जैसे सब्सिडी वापस ली जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल फिर महंगे हो जाते हैं, और वो पेट्रोल डीजल की तुलना में ज्यादा महंगे पड़ते हैं। ये मैट्रिक्स कैसे सेट होगा कि अगर आप सब्सिडाइज ही करते रहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो कारें तो फिर बजट के ऊपर बर्डन होंगी। जब तक आप बजट से पैसा देंगे तब तक सस्ती कारें बिकेंगी। देखिए, पहली बात तो ऐसे ही ये वॉल्यूम का गेम होता है। हमारे देश में लिथियम आयन बैटरी जो है, ये इसमें 40-45% कॉस्ट हुई आती है जी। अब लिथियम आयन की बैटरी $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब वो 115 पर आई। जितना ज्यादा नंबर बढ़ेगा वो कॉस्ट कम होगी। आपको याद है मोबाइल फोन जब आया तब कितने में था? मैं मुंबई में मंत्री था, 1.25 लाख रुपए का मोबाइल मैंने खरीदी किया था। आज कितना है? 4,000 रुपए में। तो जब से ये प्रोडक्शन बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, तो कॉस्ट कम होगी। दूसरी बात, शुरुआत में सब्सिडी इसलिए कि वो प्रोडक्शन बढ़े। अब धीरे धीरे $115 पर किलोवाट पर आवर जो कीमत है, ये अगर $100 आएगी तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत सेम होगी, और जल्दी वहां तक आएगी। दूसरी बात, सब्सिडी इसलिए देते कि शुरुआत के समय में दी जाती है। फिर आपको एक सवाल पूछता हूं,
तुम्हारे पास जितने लोगों के पास पेट्रोल की गाड़ी, आपका 25 से 30 हज़ार रुपये महीना फ्यूल का खर्चा है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगे तो आपका खर्चा 2,000 रुपये होगा, तो आप महीने में 28,000 रुपये महीना बचाओगे। तो थोड़ी कीमत भी ज़्यादा होगी तो भी मेंटेनेंस कम है और फ्यूल कॉस्ट निग्लिजिबल है। तो ये विन विन सिचुएशन में आपके फायदे का ही है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा इसकी कीमत कम होगी। आपको एक बात बताता हूँ, ये बजाज, टीवीएस, इन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ी मैंने ही लॉन्च की सबकी। ये हमारे देश के यंग टैलेंटेड लड़के बहुत होशियार है। 400 स्टार्टअप आए और उन्हें टू व्हीलर बनाए। अब इन्होंने क्या किया कि एक गाड़ी स्कूटर ये दिन में 24 से 26 किलोमीटर चलती है, अध्ययन आया। तो बजाज, टीवीएस और हीरो वालों ने 125 किलोमीटर की बैटरी डाली। ये जो नए लड़के होशियार निकले उन्होंने क्या किया, 60 किलोमीटर की बैटरी डाली। तो उनकी कॉस्ट, इलेक्ट्रिक की बैटरी की कॉस्ट आधी हो गई। तो वो 70,000 रुपए में ई स्कूटर बेच रहे। अब छोटे छोटे सफाई कामगार, पियून लोग भी ई स्कूटर लेके खरीद रहे हैं। और 400 स्टार्टअप आज अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे देश में हमारा टू व्हीलर जो होता है, ये सब बजाज, टीवीएस, हीरो, ये 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे युवाओं को रोजगार मिलता है। देश को सबसे ज़्यादा जीएसटी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देती है। और हमारे ग्रोथ में, आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी उसकी भूमिका है। ये जल्दी जल्दी कम हो जाएगा। ये जो लॉबी है पेट्रोल और डीजल की, काफी मजबूत लॉबी है। इनकी दुकानदारी बंद कर रहे हैं आप, तो इनको नुकसान, आपको ये परेशान नहीं कर रहे हैं लोग? मुझे तो ये दुकान पूरा बंद करना है। दैट इज मेरे लाइफ का मिशन है। मैं ये बोल चुका हूँ कि मैं लाइफ में जिस दिन पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, पूरा इनका बैंड बाजा बज जाएगा, वो देश के इतिहास का सुखी अच्छा दिन होगा। प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और लोग भी खुश होंगे। और 18 लाख करोड़, एक मिनट, ये 18 लाख करोड़ देश के इकोनॉमी में जाएंगे। किसान समृद्ध संपन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, राज्य सरकार, भारत सरकार को जीएसटी मिलेगा, देश की ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश आगे जाएगा। आप इस बात के हक में है कि सरकार की भी कंपनियां पेट्रोल की बंद हो जाए? नहीं, स्पष्टता बोलिए। सरकार की भी कंपनियां पेट्रोल जो बेचती हैं, अभी भी उस पर बहुत बड़ा वर्ग डिपेंडेंट है और आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो बंद हो जाए। आपको मालूम है सरकारी कंपनियां पेट्रोल इंपोर्ट करती है? हाँ, वो तो जानते हैं। क्या इंपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए? क्या देश का प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? नहीं, पोल्यूशन तो हमारी सरकार, मैं बहुत आराम से सुन रहा था नितिन जी, आपको एक एक पॉइंट को मैंने बारीकी से आपको सुना। दोनों पॉइंट्स आपने कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन आपने साफ साफ रखे कि एक तरफ आपको ग्रोथ भी लेनी है और एक तरफ आपको पोल्यूशन भी कम करना है। मुश्किल है। टैंजिबल ग्रोथ जो होती है, सस्टेनेबल ग्रोथ, वो अलग चीज। थोड़ा जवाब दे देता हूं जी। हाँ, बोलिए। बायो सीएनजी, बायो एलएनजी के पंप होंगे, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम उसको बेचेगी। इथेनॉल के पंप होंगे, इथेनॉल बेचेगी। मिथेनॉल के पंप होंगे, मिथेनॉल बेचेंगी। अभी एक ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, मैंने एक ट्रक लॉन्च किया उत्तराखंड में, पुणे के पास। वो एक इसमें एलएनजी पर 1600 किलोमीटर जाता है और डीजल की तुलना में 50% लगते हैं। अब टाटा, आइशर और लेलैंड ने भी एलएनजी के ट्रक लॉन्च किए। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियस और वर्ल्ड के साथ हमको दौड़ना है। और हमारी आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे स्टार्टअप रिसर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का? ग्रीन हाइड्रोजन। ये जो गंदा पानी है, जो सीवेज वाटर है, इससे बनाकर कचरे से हाइड्रोजन बनाएंगे। तो फिर ये इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम हाइड्रोजन के पंप डालेगी, इथेनॉल के पंप डालेगी, ये मिथेनॉल के पंप डालेंगी और इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशन डालेंगे और कंपनियां रहेगी और पेट्रोल डीजल खत्म होगा। आपको लगता है जो बात आप कह रहे हैं, ये स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है? देखो, आराम से हो सकता है। मैं समय सीमा नहीं पूछ रहा हूँ, टाइम लिमिट नहीं पूछ रहा हूँ कि 2070 में होगा। कोई भी वादा 2070 का 2023 में करने का कोई मतलब नहीं है। बट मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या ये ट्रांजिशन हो पाएगा? क्योंकि इसमें लॉबीज इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। आप सीधे सीधे, बड़ी बात आपने कही है, आपने सीधे सीधे कहा कि आपका सपना है कि इस देश से तेल का बिकाव गाड़ियां चलाने के लिए बंद हो। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। पहली बात तो आपका बात बिल्कुल सही है, बहुत कठिन है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको एक बात बताता हूं जी, मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में जी, जो मैंने कहा वो हुआ।
आज तक हिंदुस्तान का कोई पत्रकार ऐसा नहीं है, जो मुझे अभी नहीं मिला, अगर कोई मिलेगा तो मैं उसको नम्रतापूर्वक आह्वान करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, कि मैं जो बोल रहा हूं वो हुआ है। ये बहुत कठिन है, इतना सामान्य नहीं है। जैसे टारगेट, मुझे क्या होता है, कभी कभी टारगेट बड़ा होता है। मैंने कहा मैं 60 किलोमीटर पर डे रोड बनाऊंगा, तो पहले मैं कहता था 40 किलोमीटर बनाऊंगा, तो लोगों ने उसके ऊपर भी हंसी हुई मेरी। अब मैं 38 किलोमीटर पे पहुंचा, तो मैंने कहा टारगेट बड़ा होता है, फिर उसके बाद अचीवमेंट होती है। ये देखिए बहुत कठिन काम है, ये इतना आसान नहीं है। पर अगर वॉर फुटिंग पर पूरा देश एक दिशा में काम करेगा, मेरा एक दुख और दर्द है, मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट था तब से ये बात कह रहा था, पर मेरे पार्टी में मेरे पहले सुदर्शन जी करके हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक थे, वो मैं उनके साथ बैठा था, वो बार बार बोलते थे किसान से क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात किसी ने सीरियसली नहीं ली। फिर मैं 20 साल कहता रहा इथेनॉल इथेनॉल, ये सब सुनते रहे, सब मेरे भाषणों में रहता था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया स्वीकारने के लिए लोगों को समय लगता है, और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया कठिन होती है, और इसलिए आपने जो सरकार स्वीकार कर लेगी, हाँ? आपकी अपनी सरकार स्वीकार और हमारी सरकार तो मोदी जी और हमारी सरकार वॉर फुटिंग पे काम करेगी। आप बड़े आइडियाज लेके आते हैं, लेकिन उसके लिए फंडामेंटली तो आपको अपनी सरकार ये के विदिन, उसके भीतर भी तो आप बिल्कुल समझिए कि G20 में हमारे इनिशिएटिव से बायोफ्यूल पर अलायंस हुआ, इसका मतलब तो वर्ल्ड ने इसको स्वीकार किया है, तो हमारी सरकार कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं, आपकी बात क्यों सही है। मैं बोलता था पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, फैक्ट्री चलेगी, हम ऊर्जा आयात करने वाले नहीं निर्यात करने वाले देश बनेंगे। तुम्हारी बात छोड़ो, मेरे पत्नी ने एक दिन मुझे खाना खाते हुए कहा था कि तुम, कभी वो बोलती नहीं, वो MSc है, उसने कहा तुम बोलते हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे, शिप चलेंगे, मेरा ही विश्वास नहीं बैठता आपके ऊपर, तो लोगों का कैसे बैठेगा। तो मैंने उस रात को मुझे पता चला कि मेरे और लोगों के बीच में बहुत अंतर है। बेचारे विक्रम किर्लोस्कर, टोयोटा इंडिया के चेयरमैन, उनको मैंने तुरंत फोन किया, हमने कहा विक्रम मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोले सर कहाँ से लाओ, मैंने बोला वो मुझे मालूम नहीं, मुझे चाहिए, जापान से लाओ, टोयोटा को मैंने बात करूँ वहाँ जापान में, मेरे को गाड़ी चाहिए। हमने आपके साथ उसमें इंटरव्यू भी किया। हाँ, वो गाड़ी मैंने लाई, और मैं वो गाड़ी लेके घुमाता हूँ और सब नेताओं को कि हाइड्रोजन फ्यूचर है। पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन बनेगा, बायोमास से हाइड्रोजन बनेगा, म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोजन बनेगा, फैक्ट्री चलेगी, देश चलेगा, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी, हवाई जहाज चलेगा, और फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, ये करने के लिए हमको जो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर होते हैं, हमारे यहाँ दत्तोबंदा ठेंगड़ी जी, एक ही मिनट, वो बहुत बड़े थिंकर थे। वो बोलते थे नितिन, पॉलिटिशियन थिंक्स फ्रॉम 5 years to 5 years, वो 5 साल का सोचता है। जो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर होता है वो सेंचुरी टू सेंचुरी सोचता है। हमको आने वाले समय में पेट्रोल डीजल को हद्दपार करना है और ताकत से भिड़ना है। हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी, जो है सब टेक्नोलॉजी लाएंगे। पर ये डीजल पेट्रोल जो इंपोर्टेड है 89%, जो हमारा खून चूस रहा है इकोनॉमी का, 18 लाख करोड़ हमारे देश के बाहर जा रहे हैं, और ऊपर पूरा पोल्यूशन हो रहा है। हम इसको रोकेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, हमारे देश को स्वावलंबी बनाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं एक राजनीतिक सवाल थोड़ा सा पूछना चाहूंगा यहाँ पर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की अभिज्ञान जी, हम राजनीति पे एक पूरा चंक है, उस पे सवाल पूछेंगे। आपने वाइफ कन्विंस हो गया नहीं है ये सारा बोलने के बाद? हाँ, अभी कन्विंस हुआ नहीं हुआ? मैंने उसको हाइड्रोजन कार में घुमाया ना। लेकिन आपके आइडियाज के चक्कर में आपने अपनी ससुराल पर भी बुलडोजर चला दिया था एक बार, वो क्या है जरा बताइए हम लोगों को। ऐसा रोड के बीच में जो आता है, मैं जब ये सोना से दिल्ली मुंबई हाईवे बना, तो हमारे जो मंत्री है अपने फाइनेंस के, स्टेट मिनिस्टर है जो अपने गुड़गांव के, तो उनके ससुरे का घर बीच में आता था। वो जो फ्लाईओवर बना है ना सोना जाते समय,
तो मैंने उनको फ़ोन किया था कि ये तोड़ना पड़ेगा। तो बोले, तो मैंने बोला आप, मैंने भी मेरे ससुर का घर तोड़ा था, आप भी तोड़वा, ये तोड़ना पड़ा। तो हमने वो तोड़ा। तो मेरे यहाँ भी ऐसा ही प्रश्न आया, तो मैंने वो जो नई IAS ऑफिसर थी उसको कहा कि चूने की रेशा डालो और हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या कोई भी हो, एक रेशा वाड़ो, जितने घर है बुलडोजर लगाओ, तोड़ दो। तोड़ डाल। उसमें आपका घर भी टूट गया था? टूट गया। फिर उसके बाद घर में क्या हुआ था? पत्नी ने इतना ही कहा कि पहले बोल देते तो हम खुद गिरा देते थे, पिताजी तुमने तोड़ा क्या? भैया राजनीतिक में आ जाओ, राजनीतिक अबे राजनीति पे आ रहा हूँ। एक मिनट सर, हिसाब से आपने खुद ही सुना था कि आपने कहा कि कई बार अहंकार भी हो जाता है। वो आपने कुछ कहा था, वो मैं एक बार सुनाना चाहता हूं, जरा उसको प्ले ऑन करिए जरा यहां पर। मैं अपने घर में कॉन्ट्रैक्टर बना था, तो हमारा मिट्टी का घर था बहुत बड़ा। तो मैंने आर्किटेक्ट को निकाल दिया और मुझे उस समय मैंने मुंबई में फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सीलिंग बनाया था। तो मुझे भी अहंकार हो गया कि मुझे सब समझने लगा है, और मैंने अपने मन से घर का डिजाइन किया। और बाद में मेरे बेडरूम में पलंग के सामने पिलर आ गया। तब मेरे ध्यान में आया कि मैंने आर्किटेक्ट की सलाह मानती तो ठीक होता, मैंने गलती की। मैंने ये कहा था कि जब मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग बनाया, 55 फ्लाईओवर बनाया, तो नागपुर में हमारा पुराना घर है, उसका नाम है गडकरी वाड़ा। वाड़ा मीन्स मराठी में कहते हैं, और राजवाड़ा तो जैसे गडकरी वाड़ा। तो उस समय मुझे लगा मैंने इतने फ्लाईओवर बनाए, मुझे सब समझता है। तो मैंने घर गिराया तो एक आर्किटेक्ट ने नक्शा निकाला था। बोला इसको क्या समझता है, मैं काम करूंगा। फिर मैं ये बात इसलिए कही कि पत्रकार ही पत्रकार का काम कर सकता है, नेता नहीं कर सकता। पर पत्रकार का काम नेतागिरी करना नहीं है, वो उसमें फिल्म एक्टर जो होता है वो फिल्मों में हीरो होता है, राजनीति में आता तो जीरो होता है। तो मैंने ये कहा कि जो स्पेशलाइज उस सब्जेक्ट का होता है उसी से सलाह लेके काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे सब समझने लगा, मैं सिविल का इंजीनियरिंग जानता हूं, तो मैं अब ये करूंगा। और मेरे घर में बेडरूम में पिलर आ गया, तो मेरे से गलती हो गई। ये बात कहने के लिए ठीक है। अब सर थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पे। हाँ, ओके राहुल जी। गडकरी जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लगातार इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं, हाइब्रिड कार्स लेकर आ रहे हैं, डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए हैं, पर उन्हीं हाईवेज पर आए दिन रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और भारत की ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। कोई ऐसा कॉन्क्रीट प्लान आपके पास है? ठीक है, हाईवेज तो बन जाएंगे, कार्स आ जाएंगी, तमाम फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं, पर क्या इसको रुक पाएगा? क्योंकि हमारे देश में बीमारी से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसों में होती है। इन्होंने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल सही है, और ये एक फील्ड है कि उसमें मुझे अभी तक मैं यशस्वी नहीं हुआ हूँ। यानी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि 9 साल के बाद मुझे सफलता नहीं मिली है। मैं लगातार बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं मिली है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें हो जाती है, और 18 से 34 यंग लड़के 60% मर रहे हैं। कोई दंगे में, कोई लड़ाई में, आतंकवाद, कहीं नहीं मरते, इतने ज्यादा इसमें मर रहे हैं। देश का 3% जीडीपी का नुकसान होता है। इसमें 4 कारण है। एक रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने वो एयर बैग्स, स्टार रेटिंग, इतना सुधार दिया है कि अब काफी प्रोटेक्शन लाया। रोड इंजीनियरिंग में हमने डिजाइन बदल दिए, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं। तो शायद भारत की अपनी 5 स्टार रेटिंग्स वगैरह भी आने लग गई शायद। स्टार रेटिंग पे अभी गाड़ियां आएगी, तो वो भी हमने चालू कर दिया। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग के बाद इंपॉर्टेंट है एजुकेशन एंड इन्फोर्समेंट। हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, कैमरे लगाए। प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेशन में लोगों को पढ़ाना, और इमरजेंसी है 5वां मुद्दा है। जहां एक्सीडेंट होता है तो हम 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे, वहाँ हेलीपोर्ट बना रहे ताकि एक्सीडेंट हुआ तो उसको उठा के ले जाएंगे। और ये सब करने के बाद भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ह्यूमन बिहेवियर। जैसे मोबाइल रखकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, एब्सोल्युटली। स्कूटर चलाना है तो हेलमेट पहनना चाहिए, एब्सोल्युटली। रेड सिग्नल है तो रुकना चाहिए। अब ये दिल्ली मेरठ हाईवे पर
आज मैं आया उसी हाईवे से, एक दिन एक स्कूल बस, अभी एक आध महीने पहले की बिल्कुल बात, ठीक कह रहे हैं आप। और एक वहां से गाड़ी आ रही थी एसयूवी, ये स्कूल बस रॉन्ग साइड जा रही थी, हाँ। एक्सीडेंट हो गया, 6 लोग मर गए। एसयूवी के लोग मारे। हाँ, ये इतने बड़े प्रमाण पर है, जब तक लोगों को कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, वन वे जाना, रेड सिग्नल का फॉलोअप नहीं करना, हेलमेट नहीं पहनना, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना। अभी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में ऐसा था, अब हमने 17 डिजिटल किया है, अभी कोई ड्राइविंग लाइसेंस मैनेज नहीं कर सकता। पहले तो कोई आरटीओ में जाता ही नहीं था। दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था। तो अब धीरे धीरे इसमें काफी सुधार किया है, पर जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा जी, तब तक ये नहीं हो पाएगा। एक हाईवे पे सर मैं अभी अंशुमन जी एक मिनट, राजेश जी, हाँ कमिंग टू। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ गडकरी साहब। G20 की बात हुई, बहुत सफलता मिली, भारत का नाम बहुत दुनिया भर में रोशन हुआ, लेकिन अमेरिकी पत्रकार नाराज़ थे कि उनको सवाल पूछने का मौका नहीं दिया गया। अमेरिकी पत्रकारों ने व्हाइट हाउस से शिकायत की। व्हाइट हाउस ने कहा हमने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन पत्रकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडन से सवाल करने का मौका नहीं दिया गया। जो बाइडन हैनोई गए, वहाँ उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानवाधिकारों के बारे में और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में लंबी बातचीत की। आपके विचार? नहीं, ये तो विषय जो है कि क्या कार्यक्रम करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री और हायर लेवल पे तय होता आपके है। विचार क्या हैं कि क्या मुझे- पत्रकारों को मुझे इजाजत कोई दी जानी ज्ञानार्जन चाहिए नहीं कि करना। या इजाजत नहीं दी जानी चाहिए? लेकिन एक मिनट, मुझे कोई मेरे आपके बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इस पर थोड़ा सा गौर करके आपके राजनेता वाला जवाब नहीं दीजिए। मैं- इस पर एक आप बड़े नेता, राजनेता हूं तो राजनीतिक जवाब दूंगा ना। लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। पहली बात तो ऐसी है कि इस विषय के साथ मेरा तो कोई संबंध नहीं है। आप ये प्रश्न आपका बहुत सही है, आप ये उचित व्यक्ति को पूछिए, वो उसका आप ये प्रश्न को पूरी तरह से घुमा गए। जिस बेबाकी से आप बात करते हैं, जवाब देते हैं, क्या बाकी लोग नहीं कर सकते? क्या दिक्कत है उसमें? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में समस्या क्या मैंने है? देखिए, आप इस प्रोग्राम में आए, हम 5 एडिटर्स बैठे, ऑडियंस है, एक सीनियर एंकर है, हम सब सवाल पूछ रहे हैं, आप इत्मीनान से जवाब दे रहे हैं। ये बाकी के लोग और हमें सरकार किसी में ने क्यों नहीं ब्रीफ कर नहीं पाते? किया कि ये पूछना है या नहीं बाकी के पूछना। लोग किसी ने सरकार नहीं में किया। क्यों नहीं आप कर लोग जवाब दे रहे आप हैं। लोग चिंतक भी है, विद्वान भी है, थिंकर भी है, आप सभी पहलुओं पर विचार करते हो। मैं छोटा आदमी हूँ, नहीं। इन सब विषयों की उतनी जानकारी बहुत मुझे बड़े नहीं। देश को चला, इस पर कुछ बोलिए। मेरा अंशुमन जी मेरा आ रहा हूं सर। गडकरी जी, मेरा सवाल आपके प्रिय विषय से रिलेटेड। ये समझना मुश्किल हो रहा है कि सरकार सड़क बना रही है, सरकार सड़कें बेच रही है। आप 7,000 किलोमीटर पर ईयर की लक्ष्य से सड़कें बनाते हैं, और सरकार के एसेट मॉनेटाइजेशन प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा सड़कें हैं। आपने हाउस में बताया था दिसंबर में कि 7,000 किलोमीटर पर ईयर की दर से आप सड़कें बेचेंगे। 3 साल में 21,000 किलोमीटर सड़कें बेचेंगे। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी सड़क बनाने वाली एजेंसी 2 साल से बाजार में कर्ज लेने से रोक दी गई है। उसको मार्केट में बारोइंग नहीं करने दिया गया, और NHAI का बारोइंग 2004 से 2014 के बीच में 3-4 GDP का 3.4% हो गया। रोड सेक्टर के अंदर दरअसल हो क्या रहा है? सड़कें बन रही हैं, सड़कें बिक रही हैं। आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। पहली बात, जो NHAI मेरे डिपार्टमेंट के अधीन है, उसका AAA रेटिंग है, और हमारा अभी टोल का इनकम 43,000 करोड़ है साल का, जो 24 एंड में 1,40,000 करोड़ होगा। दूसरी बात ऐसी है कि एक बात कहीं भी वर्ल्ड में, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं बहुत बार ये टीवी के प्रोग्राम में जाता हूँ और ये सवाल मुझे पूछते हैं, तो ताज मानसिंह और ताज पैलेस में पूछते, तो मैं बोलता हूँ यहाँ क्यों कार्यक्रम लिया? आपको ऑप्शन था, रामलीला मैदान पे बैठते, अपने 2 माइक लगाते, कैमरा लगाते और कार्यक्रम करते। और आप जब यहाँ आते हो तो यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। सेकंड थिंग, मुंबई से पूना जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में जाते हैं, तो 7 घंटे पेट्रोल बचता है, डीजल बचता है, समय बचता है, तो कॉस्ट बचती है। अभी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक ट्रक को 54 घंटे लगते थे, अब 20 घंटे में जाएगा। तो महीने में 3 या 4 ट्रिप मारने के बजाय 8 से 10 ट्रिप मारेगा, डीजल भी बचेगा। तो आज ऐसा है कि हम लोग, मेरे पास तो कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं,
और आपको पता मेरी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। फिर कर्ज क्यों नहीं लेने दिया? सुन लीजिए आप, मैं अभी कैपिटल मार्केट में गया था इनविट मॉडल में जी। और ये आपने बहुत अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। जिनको फाइनेंस नहीं समझता वो इस प्रकार की चर्चा करते हैं। मैं जिस पर खड़ा हूँ मेरे एसेट इतने बड़े हैं कि मुझे कोई कर्जे के लायबिलिटी नहीं, मैं AAA रेटिंग में हूँ। दूसरी बात, मैं जब इनविट मॉडल में गया तो मॉडल में हमने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड इशू सब्सक्राइब किया जी। 7 दिन का टाइम था। 800 करोड़। मुझे 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। इतना पैसा लोगों ने दिया। और आप कोई कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, उसका नाम मुझे मालूम नहीं। मेरे पास बड़े बड़े इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, दुनिया के लोग आते हैं और लाइन लगा के खड़े कि हम आपको पैसा देना चाहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, नम्रतापूर्वक उनको बताता हूँ। पहले मैं 4 बातें बता रहा हूँ, आप देखो आपको पड़ता है क्या, फिर आगे जाएंगे। मैंने बोला डॉलर रुपीस का फ्लक्चुएशन मैं नहीं करूँगा, मुझे रुपए में चाहिए पैसे। दूसरी बात, गवर्नमेंट गारंटी दूंगा नहीं, NHI के ऊपर दूंगा। और तीसरी बात, ये 2 बातें मान्य होगी तो आगे चर्चा करिए, नहीं तो चाय पीजिए, हमें कोई पैसे की कमी नहीं सर, सवाल- आपके सर नहीं सर, अभी अपनी काउंटर नहीं, काउंटर नहीं सर, आपको एक बात काउंटर नहीं, बताता हो हूं। गया। आप भूल जाओ, मैं हर रोड को नहीं बेचता, मैं टोल राइट को बेचता हूं। मैं 3000 करोड़ का रोड बनाता हूं EPC में। EPC, हाइब्रिड एन्युटी, BOT, ये PPP मॉडल में बनाता हूं। आपके मंत्रालय का और बना सर, एक छोटा सा बात है, शो 2000 करोड़ रोड बनाता हूं। फिर आप दूसरा सवाल मुझे पूछोगे, मुझे पूछना नहीं, क्योंकि मैं सच उत्तर दे रहा हूं उसका। आप, मैं 2000 करोड़ का रोड बनाता हूं और 3000 करोड़ में बेचता हूं 15 साल के राइट। 1000 करोड़ फायदा होता है। मेरा लेकिन अब मेरा बस केवल यही एक सवाल है अंशुमन जी, छोटा अब आप क्या करोगे? देखो आप अंशुमन जी, आदर please। रखते हो, बताओ, आप डबल ढोलकी वाले हो, आप दोनों बाजू से बजाते हो। अब- फिर आप पूछोगे मिस्टर गडकरी, आप रोड कमा कर पैसे कमा रहे हो क्या? अब मेरा ये बात पूछ रहा हूं। गडकरी जी एक आपके मंत्रालय का दावा है। ये सवाल नहीं पूछूंगा मैं। एक सेकंड सर, चेन्नई बेंगलुरु हाईवे क्यों डिले हो रहा है? आपने इसको तो जवाब दे दिया मुझे। सर नहीं कोई डिले नहीं हुआ, समय पे चल रहा है। मैं 4 दिन पहले चेन्नई गया था और मैंने डिक्लेयर किया है कि इस अगले साल जनवरी महीने में चेन्नई से बेंगलोर हाईवे पूरा होगा और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में पहुंचेंगे, 2 घंटे में। अब आपके मंत्रालय की अगर बात की जाए तो आपके मंत्रालय का यह दावा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे उसको बनाने में 12% जो है वो बचत की आप लोगों ने। लेकिन CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि इस एक्सप्रेसवे में करीब 18.2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत का अनुमान था, जिसे बढ़ाकर 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया। विपक्ष जो है इसे घोटाला बता रहा है। सर इसके बड़ा गंभीर सवाल है, इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, पहली द्वारका एक्सप्रेस हाईवे जो था ये 20 साल से लटका हुआ था। एक बार मनोहर लाल जी ने मुझे कहा कि दिल्ली सरकार और हमारे बीच में चल रहा है, ये छोटा सा रोड है, आप NH डिक्लेयर करके करा दो। तो मुझे लगा 200-400 करोड़ में होगा, तो मैंने वो कहा कि ठीक है कर देता हूँ, मैंने घोषणा कर दी। आने के बाद पता चला कि ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड एक्वायर करनी है और ये पूरे हार्टलाइन है दिल्ली की, दिल्ली और हरियाणा की। तो फिर हमने इसका ये तैयार किया। ये टोटल लेंथ है 29 किलोमीटर। और CAG ने कहा कि हमने उस समय भारतमाला में जो कैबिनेट नोट में लिखा था 5000 किलोमीटर और उसकी कीमत लिखी थी 91,000 करोड़। तो CAG ने कहा कि 2 लेन टू 4 लेन करने में कीमत आई है 18.5 करोड़ पर किलोमीटर और आपने 251 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्चा किया। हमारी कीमत जो थी वो 206 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आई है और हमने 12% टेंडर उसमें कम गए हैं। तो उसके सब डिटेल्स मेरे पास हैं। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये 29 किलोमीटर रोड नहीं है। ये रोड अगर सिंगल लेन में कैलकुलेट करें तो ये है 583 किलोमीटर सिंगल लेन। इसमें ये जो शादियां वगैरह होती है ना, एयरपोर्ट के बाजू में रोड है, उसमें जमीन के अंदर 8 लेन टनल है, ऊपर में 8 लेन है, फिर फ्लाईओवर है, फिर 4 लेन सर्विस के है। तो टोटल अगर लेन के हिसाब से करेंगे तो 9.5 पर किलोमीटर इसका रोड आप जरूर देखने के लिए जाइए एक बार। ये स्टेट ऑफ आर्ट है और देश में पहली बार हुआ है। ये क्या CAG का कंप्यूटेशन एरर है या वो एनालाइज नहीं कर पाए इसमें जो काम हुआ? सर साफ है
कि 2 लेन पेव शोल्डर की कॉस्ट उन्होंने जो 18.5 किलोमीटर बनाई है वो हमारी 19 करोड़ हुई है, और उसमें टनल है, फ्लाईओवर है, ब्रिजेस है, और 4-4 लेन के ब्रिजेस है। तो ये तो उससे 12% ये जो टेंडर निकले, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, 11-11, 12-12 टेंडर आए थे, ट्रांसपेरेंसी से हुए। एक 11%, एक 5%, एक 25.5%, एक 14% और एक 12% नीचे चले गए, और डिस्काउंट होकर ये हमको काम करके हमने पैसे बचाए। और ये जो उन्होंने कॉस्ट निकाली थी वो केवल 2 लेन से 4 लेन की निकाली, जो भारतमाला में दी थी वो केवल प्लानिंग के लिए अंदाज से एस्टिमेट दी थी, और उसमें लिखा था कि फ्लाईओवर और टनल की कॉस्ट, रिंग रोड की कॉस्ट बाद में आएगी। और ये तो हमने 18.5 के बजाय 19 करोड़ बनाया, और उसमें टनल से, फ्लाईओवर से। आप एक बार इसको देख लीजिए, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है ये, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट। ओके, थोड़ा सा पीछे जाते, 2014 से पीछे जाते, कांग्रेस पर बड़े आरोप लग रहे थे करप्ट गवर्नमेंट होने की, उसी की वजह से आपको मदद मिली और आप बहुमत में 2014 में आए। एक करप्शन का आधार था एक सीएजी रिपोर्ट। मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि आज आप पावर में हैं और एक सीएजी रिपोर्ट आती है, ऑपोजिशन चार्ज लगाता है, आप उसको कितना सीरियसली ले रहे हैं? देखिए इसमें तो आपकी गंभीरता सर नहीं, इसमें छोटी सी गलती हुई। जब सीएजी ने ये ऑब्जेक्शन निकाला तो उन्होंने 29 किलोमीटर 2 लेन, यानी उनके हिसाब से 18.5 करोड़ यानी 56 किलोमीटर का लेन किलोमीटर उन्होंने निकाले। एक्चुअल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 583 किलोमीटर लेन का है। तो हमारे लोगों ने उनको समझाया, तो उसमें उनको लगा कि ये कन्विंस हो गए, तो इसका रिटर्न रिप्लाई हमारे तरफ से उनको गया नहीं, ये कमी रही। यही मैं आपसे सवाल करना चाह यही सवाल रहा है। मैं ये सवाल यहाँ पे आपको करना चाह रहा था, इसी से एडिशनल है जो आपने कहा, उसी को मैं आगे ले जा रहा हूँ कि जब आपके मंत्रालय के पास पूरा अख्तियार है, आंकड़े हैं, ये सब आंकड़े आपने उनको दिए क्यों नहीं जो हमें दे रहे हैं आप? सीएजी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उनके डिस्कशन हुआ, सीएजी के अधिकारी और हमारे अधिकारियों में चर्चा हुई, उन्होंने मुद्दों को एक्सप्लेन किया और वो कन्विंस हुए, ऐसा इनको लगा। वो बात होने के बाद हमारे यहाँ से ये गलती हुई कि हमने उसका रिटर्न रिप्लाई देकर रिकॉर्ड के लिए डालना चाहिए था, वो नहीं गया। बाद में हमारे सेक्रेटरी सीएजी को मिले और उन्होंने उनको पूरे एक्सप्लेनेशन भी दिए, हमने डिटेल भी दिए। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं आज 9.5 साल हो गए मंत्री हूँ, मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूँ। ट्रांसपेरेंट हूँ, टाइम बाउंड हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री हूँ। और दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे काम की, कोई कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम के लिए मेरे पास आना नहीं पड़ा। मैं आप 5 प्रमुख लोगों को बोलता हूँ, आपके कान में भी कोई बोलता है कि एक काम के लिए मुझे मंत्री जी के पास जाना पड़ा, तब हुआ, वो पैसे देने पड़े, तो मैं हार जाऊंगा। आप जो बोले वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। हमने कोई भी काम में करप्शन नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, क्वालिटी के बारे में पक्के हैं, और मैं खुली चुनौती देता हूँ, मैं बिल्कुल खुली चुनौती देता हूँ। आप बोलने के बाद अपोजिशन कम हो गया क्या? ये आप बोलने के बाद अपोजिशन क्यों चिल्ला रहे नहीं है? अभी आप कन्विंस किया अपोजिशन का? ऐसा है, अपोजिशन का काम वो करते रहते हैं, वो करना चाहिए। अभी कोई बोलता है नहीं, अभी कोई चर्चा क्यों बोलता नहीं है? वही मुझे बताइए, जिस दिन ये सीएजी रिपोर्ट आया तुरंत मीडिया में आया, फिर मैंने जब पूरा खुलासा किया उसके बाद एक भी छाप नहीं रहा, ना बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? फिर मीडिया वाले, आपको पूछूं मैं, क्यों नहीं बोल तो रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपोजिशन क्यों चुप हो गया? मुद्दे में कोई दम नहीं था, इसलिए कोई पूछ नहीं। अपोजिशन क्यों चुप हो गया वो पूछ रहे मैंने आपसे। 10 सेकंड का पॉइंट है, ये बड़ी गंभीर चीज है। मतलब आर यू सेइंग, आप ये कह रहे हैं कि राइट टाइम पे कम्युनिकेशन ना होने की वजह से सीएजी एक रिपोर्ट में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करता है कि आपने एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट को इन्फ्लेट करके बनाया। चार्ज चाहे ऑपोजिशन लगाए, कोई लगाए, चार्ज सीरियस है। और आप कह रहे हैं ये सिर्फ इस वजह से हुई गलती कि आपका डिपार्टमेंट राइट टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर पाया अपने पॉइंट्स को। क्या आपने डिपार्टमेंट के उन लोगों को पुल अप किया? क्या उनसे पूछा कि आपने मेरे ऊपर इन्फ्लेशनरी पैटर्न से काम करने का चार्ज लगाया, जबकि मैं 50 लाख करोड़ का काम कर चुका हूं और कोई मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता? पहली बात जो आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि सीएजी कह रहा है कि ये काम 2 लेन पेव शोल्डर है, 58 किलोमीटर है सिंगल लेन। ये हाईवे है 583 किलोमीटर सिंगल लेन।
सीएजी बोल रहा है जो 5000 किलोमीटर 91,000 करोड़ कॉस्ट आई थी, उसके आधार पर उन्होंने 18.5 टू लेन पे शेड्यूल के लिए कॉस्ट निकाली थी। इतने टनेल और इतना बड़ा बनाकर 4-4 लेयर बनाने के बाद हमारी कॉस्ट केवल 9.5 किलोमीटर पर लेन यानी 19 करोड़ आई। तो उनके और हमारे कॉस्ट में है। दूसरी बात, ये 4 टेंडर निकले, हर टेंडर में 12-12, 13-13 लोग थे और इसमें टोटल 12% बिलो जाकर देश की बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है। L&T है, जे कुमार है, और ये पूरे टेंडर लो जाकर हुए। तो हमारे यहाँ टेंडर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और एक्चुअल लेन काउंट करने में सीएजी में गलती हुई। जो वो 58 किलोमीटर कह रहे हैं, वो 583 किलोमीटर सिंगल लेन है, क्योंकि ये रोड इधर घुसता है, इधर जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, लेन जाती है, टनल जाता है। एक एक जगह पर 4 लेन है, कहीं ब्रिज है, ब्रिज के अंदर है। आप एक बार देखने के लिए जाइए रोड, तो ये बात फैक्चुअल है। और ये लेन के हिसाब से ये 583 और ये हिसाब में गलती हुई, तो आपका ये टेक्निकल मिस्टेक, कंप्यूटेशन और टेक्निकल एरर। सर, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड पूछूंगा वहां पर सर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसका जवाब जरूर दें, क्योंकि आप बेबाकी से राय रखते हैं। अगर आप पास भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आप जवाब जरूर दें। रैपिड फायर के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। और अभिज्ञान जी आनो, यहां पर रैपिड फायर में गडकरी जी रैपिड फायर में हमारे पास कुछ तस्वीरें होंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको एक पिक करना है उसमें से। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, रैपिड फायर का पहला सवाल यहां पर प्ले ऑन करिए, जरा दिखाइए। हमारा पहला सवाल है, विकसित देश की कल्पना क्या है? विकसित देश की कल्पना क्या है? धर्मस्थल या आधारभूत ढांचा? देखिए, विकसित देश के साथ धर्मस्थान को जोड़ना गलत है। जब विकसित देश की बात कर रहे हो तो देश का विकास जो होता है वो आर्थिक प्रगति और विकास के मापदंडों पे होता है, और आर्थिक मापदंड विकास करनी है तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का विकास करना है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये आधारभूत ढांचा के बिना इंडस्ट्री नहीं आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और एग्रीकल्चर में भी विकास नहीं होगा। और जब ये आधारभूत ढांचा होगा और ये दोनों सेक्टर आगे जाएंगे तो रोजगार निर्माण होगा, गरीबी दूर होगी और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और सुखी, समृद्ध, संपन्न बनेगा। तो ये दोनों की धर्मस्थान जो होते हैं वो श्रद्धा का विषय होते हैं, आधारभूत ढांचे ये विकास के प्रतीक होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है दोनों की तुलना करना ही गलत है। ओके, अगला सवाल जरा प्ले करिए हमारा अगला सवाल। और एक चुनना है सर, बेहतर प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी या नरेंद्र मोदी जी? इसका जवाब यह है कि दोनों भी बेहतरीन प्रधानमंत्री है और दोनों का भी मैं आदर और सम्मान करता हूं और दोनों हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। ठीक, अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल क्या है, बीजेपी का बेहतर साथी कौन? ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे? ये कभी ना कभी साथ रह चुके हैं। देखो, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। अब गुजरे हुए कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में होते हैं। तो अब ये क्या है, ये यादें हैं। इन गुजरे हुए कल में कौन सा ज्यादा अपना है? अभी जो एनडीए के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं वही हमारे बेहतर साथी है। जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया उनको हम भूल गए। ठीक अगला सवाल प्ले ऑन करिए, जोरदार तालियां हुआ करें। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कौन, बाला साहब ठाकरे जी या योगी आदित्यनाथ जी? दोनों भी है, और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, और हिंदू ये जीवन पद्धति है, इसका संबंध धर्म से नहीं है। कोई पत्रकार कहता है कि मैं पत्रकारी धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो धर्म का संबंध कर्तव्य के साथ है, और हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। तो मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे और योगी आदित्यनाथ दोनों भी उसी हिंदुत्व का प्रचार करते थे जो वे ऑफ लाइफ है, और वो भारतीय संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है। इतिहास की आपने बात की, इतिहास में इन दोनों में से किसको बड़ा चेहरा माना जाएगा? दोनों को भी हम मानते हैं। ठीक, अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है, बेहतर नेता कौन? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल,
या असुद्दीन ओवैसी? नहीं, हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी ही सबसे बेहतर नेता। इनमें से कौन है सर? नहीं, इनमें से मुझे कोई चॉइस करने का मुझे कोई जरूरत भी लगती नहीं और कोई आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, अब सर कुछ ऐसे सवाल जो हमारे मन में है और ये पॉलिटिकल सवाल है, बड़ी चर्चा चल रही है आजकल, और वो चर्चा चल रही है इंडिया शब्द। अचानक इस शब्द को लेकर आपत्ति क्यों? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। भारत ये हमारा पुराना इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ शब्द है। और इंडिया के बारे में जो इंडस संस्कृति थी, जो सिंधु के बाद जो लोग आए, तब ये नाम आया। तो स्वाभाविक रूप से हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से जुड़ा हुआ भारत, ये नाम हमने सिलेक्ट किया। ये हमारी इतिहास, संस्कृति का प्रतीक है। मुझे लेकिन लगता हिंदू नाम भी तो बाहर से आया, फिर उसके हिसाब से हिंदू नाम भी तो बाहर से आया। नहीं। अगर बात की जाए, सिंधु से हिंदू बना। देखिए, अखंड भारत जब था तब आर्य संस्कृति जब आई, तब उसके साथ यहाँ जो इतिहास कहता है, तो उसके साथ में भारत राजा जो था उसका भी पुराना संबंध भारत हमारे देश से था, और उनके कारण फिर भारत नाम, Shame on him. डार्विन के कारण फिर भारत नाम हुआ। बाद में वो इतिहास में उसी की नोंद हुई थी, पर अंग्रेजों का राज आने के बाद इंडिया उसका ज़्यादा पॉपुलर नाम हुआ। तो हमें अधिकार है कि हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमारा जो भारत नाम है, जो ऑलरेडी था, वो हमने कायम किया है, और वो अच्छा हुआ। लोगों की जनता में इससे खुशी भी है और समाधान भी है। अधीर रंजन जी, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, लाल किला सब त्याग दीजिए। तो उनको बोलो, सुझाव दे दीजिए, विचार करेंगे। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, एक मिनट दीजिए मुझे। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत चर्चाएं होती हैं बीच बीच में, सब नौजवान लोग भी इसको सुनते और पढ़ते हैं। विवेक देवरॉय ने कहा कि पूरे संविधान को स्क्रैप कर दीजिए। अगर संविधान को स्क्रैप करने का फैसला भारत सरकार करती है तो आप कहां खड़े रहेंगे? क्या आप अंबेडकर के संविधान का समर्थन करेंगे या उसके विरोध में आएंगे? पहली बात तो आपका सवाल ही निरर्थक है। मैं विवेक देवरॉय का जो वाय है उनके, विवेक ओबेरॉय कौन है? क्या प्रधानमंत्री के राइट हैंड मैन? आर्थिक सलाहकार है सरकार के, देखिए, काउंसिल में है वो। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती केस चली थी, और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। और पहली बात, जब इंदिरा जी थी और कांग्रेस के कार्यकाल में अनेक संविधान में सुधार हुए, इमरजेंसी में क्या हुए ये भी आपको मालूम है। तो जब जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है कि समय के अनुरूप और आवश्यकता के अनुसार जो 2/3 मेजॉरिटी से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, पर जहाँ तक बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान स्थापन हुआ है, वो हमारा आत्मा है भारतीय लोकतंत्र का, और हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और संविधान हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसी संविधान को स्क्रैप मेरा करने की बात पूरा है। होने दीजिए। पहली बात तो ऐसा कोई संविधान बदला नहीं जाएगा। संविधान के साइलेंट फीचर्स केवल बदल सकते, संविधान बदल नहीं सकता। संविधान भारतीय लोकतंत्र का आत्मा है। न हमारे पार्टी में, न हमारी सरकार में इस प्रकार की कोई बात है, न कोई बात हम होने नहीं देंगे। ये महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, राजगोपालन जी, अभी क्या जी? हाँ, पॉलिटिक्स, कांग्रेस इस तरफ आप देख रहे हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। आप तो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जड़ में पकड़े हैं। कांग्रेस वाई इट इज श्रिंकिंग, एकदम एकदम एकदम। आपका सवाल सही है, पर ये नहीं, आपसे पूछ रहे मैंने। मुझे क्यों पूछते हो? नहीं, आप मैं बीजेपी का पूछो ना मुझे। बीजेपी का पूछ रहा है, बीजेपी का पूछ रहा है। हाँ, बीजेपी का पूछ रहा है। बीजेपी का स्थान क्या है? तो 2024 में बीजेपी का स्थान क्या होगा? देखिए, कांग्रेस को ईद आपसे। महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले समय में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और बीजेपी में काफी ताकतें आई है, उसका फायदा ही होगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, फडणवीस जी जो हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं, वहां पर पवार जी आए हैं, अजीत पवार आए हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी साइडलाइंड है? नहीं जी, बीजेपी मेन लाइन है। ये सब बीजेपी के नेतृत्व में हुआ है, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन ताकत बड़ी है। जब देवेंद्र फडणवीस जी चेहरा थे तो कार्यकर्ता पूछते उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था। देखिए, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन। गडकरी जी, पार्टी के हित में अनेक बार अनेक निर्णय होते हैं, और कभी कभी उसमें थोड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है अच्छे कार्यकर्ताओं को। एक सवाल सर, ये बहुत सीरियस बहस अभी चल रही है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर है, जमीन से जुड़े नेता हैं।
आप जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र में, तब से आपको देख रहा हूं। क्या आप इस बात के हक में हैं कि वक्त से, समय से पहले चुनाव होने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि चुनाव कब करना कब नहीं करना, ये निर्णय जो होता है ये सरकार के हाईएस्ट लेवल पे होता है। और उस सरकार के हाईएस्ट लेवल आप हैं, आप बहुत सीनियर लीडर हैं। मैं कैबिनेट का पार्ट हूं और ऐसे कोई भी निर्णय पर प्रतिक्रिया देना व्यक्तिगत रूप से मेरा मत नहीं होता, बिकॉज आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कैबिनेट। मैं एक 20 सेकंड में इसको ऐड करके बस एक चीज पूछूंगा। मैं ये सोचता हूं और बहुत सालों से इस पर लिख रहा हूं, शोध कर रहा हूं, बोल भी रहा हूं कि जब एक चुनी हुई सरकार, और आपकी तो बहुमत में आई है 2 बार, 5 साल के लिए आए जनता की सेवा करने के लिए, यदि आपने इतने बड़े बड़े एजेंडे जो आप पूरा करना चाहते हो बताए, तो क्यों आप ऐसी स्थिति में आए कि आपकी सरकार 4.5 साल की हो जाए, 3 साल की हो जाए, 3.5 साल, 5 साल बहुमत मिला है, 5 साल जनता की सेवा करिए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर चुनाव अर्ली हो जाते हैं तो आप उस जनता के साथ इंसाफ नहीं कर रहे? आपको किसने कहा कि ऑलरेडी चुनाव हो रहे हैं? नहीं, अगर हो जाए आपके अगर मगर की बात करने में कोई मतलब नहीं होता। पहली बात तो ऐसी है कि आपका क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, मैंने वो आज का ऐसी वस्तुस्थिति नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और ऐसा कोई आपसे प्रस्ताव भी नहीं है। क्लैरिटी लेना चाहूंगा गडकरी जी। एग्जैक्टली, वन नेशन वन इलेक्शन, वन पोल, डर से ये पूछ रहे हैं। तो आधार तो वही है, वन नेशन अभी तक आप सब जो चर्चा कर रहे हैं, आप जैसे चिंतक, विचारक और विद्वान लोग अलग अलग विषयों पर अलग अलग चर्चाएं करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। आपका ये काम भी है, आप क्वालिटेटिव मार्गदर्शन भी हमको करते हैं, पर हमारे पास तो अभी ऐसा कोई विषय ही नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद कही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात इस पे प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात आप जो कह रहे नहीं कही है। लेकिन क्या आप सहमत है वन नेशन वन इलेक्शन से? नहीं, मेरा व्यक्तिगत मत नहीं होता। मैं कैबिनेट का पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कैबिनेट हूँ और लोकतंत्र में जब मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा हूँ तो ऐसे कोई विषय पर जिस पे पार्टी सरकार निर्णय करती है उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित भी नहीं होता और मैंने करना भी नहीं। लेकिन इसमें तो कमेटी गठित हो गई है, रामनाथ कोविंद जी उसके हेड हैं, उनका रिपोर्ट आएगा। ठीक है, आप अध्ययन राहुल जी। ठीक, गडकरी जी, मेरे पास 2-3 सवाल हैं बहुत। एक तो आम लोगों से जुड़े हुए 2 सवाल हैं, लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, उसमें एक व्यक्ति है जिनको लेकर बड़ा असमंजस बना रहता है और वो नाम है शरद पवार का। वो किसके साथ है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा, मराठा आरक्षण को लेकर के आपका टेक क्या है? देखिए, आरक्षण का विषय तो जो है, जो अभी महाराष्ट्र सरकार टैकल कर रही है, स्वाभाविक रूप से देश में अनेक प्रांतों में कभी कभी विवादों के विषय बनते हैं। सबको साथ लेकर मार्ग निकालने की कोशिश वहाँ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उसमें से निश्चित रूप से कोई ना कोई मार्ग वो निकालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक शरद पवार की बात है, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ यूपीए में है, यानी उनकी जो अलायंस है उसमें है। अब शरद पवार की राजनीति क्या होगी, कैसी होगी, वो बहुत बुजुर्ग, मैच्योर्ड, अनुभवी नेता है। जैसे आज आपने मुझे बुलाया, अगली बार उनको भी बुलाइए, उनसे भी चर्चा करिए और समझ लीजिए उनके मन की बात मैं कैसे बता पाऊंगा। हाँ, मेरी बात जो होगी वो शायद कर पाऊंगा। देखिए, अब इसमें तो मेरा अगला सवाल गौन है, लेकिन फिर भी पूछूंगा आपसे कि कहा यह जाता है कि वो हैं विपक्ष में लेकिन हैं आपके साथ। आपको ज्यादा जानकारी होगी, मुझे तो नहीं। ठीक है, अब नितिन जी, मेरा एक सवाल नितिन जी, 3 लोगों का नाम आता है, नितिन गडकरी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में। क्या आप खुद को भारत के भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं? आप कहेंगे नहीं देखता, लेकिन क्या जो आपके समर्थक हैं, पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अगर आपको जिम्मेदारी देती है तो क्या आप स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं राजनीति में पद हासिल करने के लिए नहीं आया हूँ। अब तो पद में तो है ना अभी आप। देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं जयप्रकाश जी के आह्वान पर जब स्टूडेंट था तब इमरजेंसी के खिलाफ मैं राजनीति में आया हूँ। माय कन्विक्शन जो है वो मेरा लाइफ कन्विक्शन है, वो मेरी आइडियोलॉजी है। प्रधानमंत्री बनना नहीं बनना, आपको तो मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो दिल्ली में आया, तो मुझे दिल्ली अभी भी मालूम नहीं है, दिल्ली के रोड मालूम नहीं, कोई कैसे कहाँ से जाना मालूम नहीं। मुझे पहली बार आया तो मेरे पास कोट ही नहीं था। मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनको याद होगा,
तो रविशंकर प्रसाद ने, मैं तब मेरा वजन बहुत ज़्यादा था, अभी 50-45 किलो कम हुआ है, तो मुझे हाफ शर्ट में और एक हाफ स्वेटर पहना हुआ था और ठंड बहुत थी, तो सुबह मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, तो फिर उनने कहा, तो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो मेरे जैसा मोटा था, उसका कोट निकाल कर मैंने पहन लिया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं कभी ना अध्यक्ष बनने की मैंने इच्छा रखी, ना मैं कभी कोई बात करियर की। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा अगर अभी आपकी ना हो, आपके समर्थकों की हो, देश की जनता अगर चाहती हो आप प्रधानमंत्री बने। पहली बात तो ऐसा है कि मैं इस रेस में नहीं हूँ, मुझे बनना भी नहीं है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग है, मेरा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं दिल्ली में, आप नाराज मत होइए, मैं बहुत सेवा के काम करता हूँ। मैं हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, हार्ट के ऑपरेशन, एग्रीकल्चर में, वाटर कंजर्वेशन में, अब मैं जो प्रोजेक्ट चलाता हूँ उसका टर्नओवर 2,000-2,500 करोड़ है। मैंने 18,000 लोगों को रोजगार दिया, पर दिल्ली की पत्रकारिता में कोई ऐसा कर सकता है ये विश्वास ही नहीं होता, उनको लगता है ये बिजनेस कर रहे करके तो ये पहली बात तो ऐसा है कि मैं 80% समाजकारण करता हूँ और फिर 20% पार्टी के कन्विक्शन के आधार पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में काम करता हूँ। फिर भी आपको लगता है इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं, घोड़े घास नहीं खा रहे हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के जाहिर सभा में है, उसके पहले मैंने क्या कहा और बाद में मैंने क्या कहा, मैं एक बार वो बयान सुनाना चाहूंगा, स्टूडियो में जरा वॉल्यूम अप करेगा, सुनाइए वो बयान गडकरी जी का। हमारे एक शायर बहुत बड़ी शायरी कहते थे, वो मजाक में कह रहा हूं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, वो कहते थे इधर गधे उधर गधे सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। एक सवाल, एक अभिज्ञान जी, एक सेकंड। अभी तक जो आपकी राजनीति रही है वो हम सब देखते रहे, लेकिन अब एक व्यक्तिगत टिप्पणी की राजनीति होने लग गई है, क्या आप भी उसमें फंस गए हैं? नहीं जी, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने एक शायर की बात बताई और आगे ये कहा कि मैं तो शायर आपको याद क्यों आया? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को गधा नहीं बोल रहा हूँ, ये भी खुलासा किया। अब समझने वाले को इशारा काफी होता है। अभी भी आपने इशारा कर दिया है। एक मिनट अभिज्ञान जी, एक सेकंड। एक सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं, दावे से कह रहे हैं कि बीजेपी जो कर रही है उसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मेरे लिए नई बात हो गई कि राहुल गांधी जी ने गीता और उपनिषद पढ़ा है। अभी तक तो उनके भाषणों से मुझे ऐसा लगा नहीं, शायद इनको भी नहीं लगा हुआ। की राजनीति दुकान खोल रखा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्रकार, इतने महान पत्रकार मेरे सामने बैठे हैं, कुछ लोगों की कुछ बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अभी उद्धव ठाकरे जी, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो राम भक्त हैं उनके साथ कुछ हो सकता है, गोधरा जैसी घटना हो सकती है, ये उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। वही बता पाएंगे, कोई उनके पास जानकारी होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन ये आशंका है या वार्निंग है, ये लोग पूछ रहे हैं सवाल। मुझे नहीं पता, मैंने उनका स्टेटमेंट भी नहीं सुना और उनके स्टेटमेंट में क्या भावार्थ है ये वही आपको बता पाएंगे। हाँ, एक क्लास पॉइंट, ये आप बेबाक भी हैं, बोलते भी हैं, डिलीवरी भी करते हैं। एक किस्सा मुझे आपका आज आपको देख के याद आया गया। एक दफे मैं और प्रबोध साथ में कहीं जा रहे थे, महाजन, बहुत साल पहले की बात है। पहली बार उन्होंने आपके बारे में बताया था कि आप एक यंग मिनिस्टर हैं पीडब्ल्यूडी के, यूपी की सरकार में, और जिस जगह वो शिलान्यास हुआ था जिस ब्रिज का, तो प्रमोद ने हंस के मुझे बताया ऐसा राजनीति में कम होता है कि मैं उसका इनॉग्रेशन करने जा रहा हूँ। तो मैं भी बड़ा हंसा उस बात पे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे पीछे कारण ये है कि बेबाक होना, डिलीवरी करना, ये दोनों बातों को लेकर बीजेपी में आपके कितने विरोधी हैं? मेरे कोई विरोधी नहीं है, मैं अपने राजनीति में तो असंभव है। आप नागपुर आइए, और जब पार्लियामेंट में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, और रिकॉर्ड पर है कि 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले, ओवैसी से लेकर ऑल पार्टी के, कांग्रेस से लेकर सब, और 75 में से 100% लोगों ने भाषण की शुरुआत जो की, मुझे धन्यवाद दिया, मेरा अभिनंदन किया।
एक्चुअली वो चर्चा में मैं बीजेपी में सब मेरे साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कोई आपका विरोधी नहीं है? मैं किसी का विरोधी नहीं करता। लेकिन आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। ठीक है। मेरे गुरु ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि दो रेखा है दो, एक आपकी है और एक दूसरे की है। तो आपकी रेखा बड़ी करने के मार्ग दो है, एक तो दूसरी की पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। तो मैं अक्सर जीवन में अपनी बड़ी करने के उस पर विश्वास रखता हूँ, मैं दूसरी किसी को। गडकरी जी, अब सवाल हाल के दिनों में एक सवाल खड़ा होने लग गया है। वो सवाल है, कई अलग अलग जगह से सनातन धर्म को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो आरजेडी हो, वहां पे सनातन धर्म को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपका इस पर क्या ठीक है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आपको मेरी टिप्पणी आपके ऊपर है। तुम इतनी बड़ी मीडिया हाउस हो, किसकी बातों को कितना सीरियस लेना, किसकी बात पर चर्चा करना, किसकी बात को निगलेक्ट करना, किस बात को कितना महत्व देना। अब सनातन धर्म पर जो प्रति उनकी कोई ऐसी कोई शंकराचार्य ने बोला है, कोई साधु संत ने बोला, ऐसा तो नहीं है। उसको सीरियसली मत लो। कुछ बातें बोलने की होती है, उसको निगलेक्ट करके छोड़ देना चाहिए। उसके ऊपर विवाद करने से समस्या ही पैदा होती है। आप क्या सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि ये सब चर्चा अप्रस्तुत है, विवादग्रस्त बनाने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, और जो लोग चर्चा करते वो इन सब बातों को समझते, ये भी सच नहीं होता। हिंदुत्व, हिंदू धर्म, इसके बारे में मिस इंटरप्रिटेशन ज़्यादा हुआ है, इमेज वर्सेस रियलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरप्रेट किया है कि हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है और धर्म का संबंध कर्तव्य के साथ है, और जीवन पद्धति का संबंध इतिहास, संस्कृति और विरासत से है। और हमारे आम लोग, देखो ये इतिहास में सही है कि पाकिस्तान में भी जो लोग हैं वो एक समय हिंदू थे बड़े प्रमाण पर। आज बहुत से लोग मुझे मिलते हैं अलग अलग धर्म के, वो बोलते हैं कि हम पहले हिंदू ही थे। तो ऐसा है कि संस्कृति सबकी एक है और उपासना पद्धति अलग अलग है। उस सब उपासना पद्धति का सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई मस्जिद में जाए, कोई गुरुद्वारे में जाए, कोई बौद्ध विहार में जाए, कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, और उसका अधिकार है। पर संस्कृति हमारी एक है, इसके आधार पर हम भारतीय के रूप में एक रहे, यही संकल्पना है। तो मुझे लगता है जो सही अर्थ है, जो क्वालिटेटिव डिस्कशन है, उसको बढ़ाना चाहिए जी। अगर कोई आदमी उटपटांग कुछ बातें करता है तो उसको आपने भी सीरियसली लेना चाहिए, हमने भी लेना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब इस शो का आखिरी पड़ाव सर, और एक और रैपिड फायर है, इसमें बस थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन ये है गडकरी जी। ये आपके पास एक प्ले कार्ड है, वो कैमरा है आपका, ये नो है, ये यस है, और अगर आपको पास करना है तो आप स्ट्रेट रख सकते हैं। जोरदार तालियों से रैपिड फायर राउंड का यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आइए यहां पर। अब जो हमारा पहला सवाल है, इसको प्ले ऑन करिए। रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल वो ये है, संविधान से इंडिया शब्द हटाया जाना चाहिए, यस, नो या पास सर? ये तो पार्लियामेंट तय करेगी जो कुछ करना है, मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जरा प्ले ऑन करिए। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो यहां पर। अजीत पवार ईमानदार नेता हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सब अपने अपने लेवल पर नेता सही है, किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना मैं अपने राजनीतिक जीवन में टालते रहता हूं। ठीक है, ओके। अगला सवाल, तालियां हो जरा जोरदार। अगला सवाल, बीजेपी में परिवारवादी नेता नहीं है? देखिए, किसी का बेटा होना या बेटी होना गुनाह नहीं है, पर बेटा और बेटी को टिकट देना ये उसके पिता या माता जब आग्रह करती तो गलत है। अगर जनता कहती है, लोग कहते हैं, तो जरूर उसका विचार होना चाहिए। अगला सवाल जरा यहां पर प्ले ऑन करिए। एक देश एक चुनाव 2024 से लागू होना चाहिए, यस या नो सर? ये तो सब उच्च स्तर पर पार्लियामेंट और हमारी सरकार में तय होगा। ओके। अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। उद्धव ठाकरे का एनडीए गठबंधन में स्वागत है? अभी तो वो एनडीए के साथ नहीं है। ओके, अगर वो आना चाहेंगे तो? अभी तक तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ठीक है। अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। ये जरा सर, इसमें तो हाँ या ना में कुछ बताइए। अच्छी सड़कों के लिए ज्यादा टोल टैक्स देना होगा? नहीं, टोल टैक्स का फॉर्मूला तय है।
वो वैसे ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है गडकरी जी। नितिन गडकरी नागपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं नागपुर से हूँ, नागपुर में मेरा जन्म हुआ है, नागपुर ही मेरा कार्य क्षेत्र है। ये नागपुर लगातार कांग्रेस जीतती रही, और जब मैं वहाँ से खड़ा होने की बात कर रहा तो मुझे बहुत लोगों ने रोका कि नागपुर से मत लड़ो, ये सीट अपनी नहीं है। पर मैंने कहा लड़ूंगा तो नागपुर से ही लड़ूंगा। मैं बहुत अच्छे वोटों से चुन के आया हूँ। अगली बार अगर पार्टी टिकट देती है तो पिछला भी रिकॉर्ड तोड़ के अच्छे वोटों से चुन के आऊँगा। लेकिन गडकरी जी, कई बार आपके बयान ऐसे आते हैं जैसे लगता है कि आपका राजनीति से थोड़ा मन हट रहा है, मोह भंग हो रहा है। ये मेरी आपत्ति पत्रकारों के प्रति है। आपका माइंड सेटअप ऐसा है कि लोगों को कंफ्यूज कैसे करना। जी। ये बैठे हुए लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जी। और कह सकते हैं पहली बात क्या करते हैं कि किसी को अच्छा दिखता ही नहीं, तो पत्रकार कुछ है कि उनको झगड़ा ही लगाना है, तो उनका माइंड सेटअप है उल्टा ही चलता है, दिमाग उल्टा ही घूमते रहता है कि क्या सवाल पूछने से ये घेरे में आएगा। मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ, मैंने कभी राजनीतिक संन्यास की बात नहीं की। मैं जब बात करता हूँ कि समाज कारण करो, राष्ट्र कारण करो, सेवा कारण करो, विकास कारण करो, वाटर कंजर्वेशन, हेल्थ, एजुकेशन में काम करो, इससे फायदा होगा। आपको चुनाव में पोस्टर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सेवा की बात करता हूँ, सामाजिक कार्य की बात करता हूँ, तो कोई तो भी एक पत्रकार अपने वेबसाइट पर लिख देता है कि गडकरी निवृत्त होना चाहते हैं, और फिर बड़े बड़े आप जैसे लोग उस बात को आधार बनाकर तुरंत रात को कार्यक्रम करते। आपको क्या लगता है? ये हमारी, ठीक है, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है ये बात अलग है, पर आपकी क्रेडिबिलिटी आप बचा कर रखिए। ऐसी कोई भी उटपटांग चर्चा जिस तथ्यहीन होती है उसकी चर्चा मत एक लास्ट सवाल है गडकरी जी। विपक्ष हर एक के ऊपर हमले करता है, मोदी जी के ऊपर हमले करता है, अमित शाह जी के ऊपर हमले करता है, आपकी इतनी तारीफ क्यों करता है? मिली भगत है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं? ये तो विपक्ष के नेताओं को पूछना है। पर आपको एक बात बताऊं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसा हुआ है कि ऑल पार्टी के लोग मेरे इस कार्यक्रम में आते हैं, मैं उनके साथ जाता हूं। मैंने अक्सर एक बात बीजेपी में सीखी है कि मैं कट्टर आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, और माई आइडियोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। पर मुझे मेरे मार्गदर्शक ने बताया कि जब तुम मंत्री बनते हो तब तुम पार्टी के नहीं हो, देश के हो। तो मैं देश का मंत्री हूँ, तो मैं जो सही काम होगा वो कांग्रेस वाला लाए या कोई तृणमूल वाला लाए कि बीजेपी वाला लाए, जो होने वाला काम है वो सबका करता हूँ, और गलत काम होगा तो अपनों का भी नहीं। गडकरी जी, नहीं सर, अभी वाइंड अप कर रहे हैं। गडकरी नहीं सर, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू सो मच गडकरी जी, थैंक यू।